विनाशकारी जादूगर सी 421। अध्याय 421। 421 अध्याय 421 शाश्वत आस्था। पृथ्वी योद्धा बाय युवान शी जिंगान और लियांग यू को लेकर आई। जीवन और मृत्यु का अनुभव कर चुके ये दोनों अब अविभाज्य हो गए थे। ये पहली बार था जब वे व्हाइट गॉड कोर्टयार्ड में आए थे और उन्हें बाय युवान और मेंग अनवेन जैसी शीर्ष हस्तियों का सामना करना पड़ा था। शी शिंगोन और लियांग यू बहुत घबराए हुए और बेहद संकोची थे। लिन मोयू को देखने के बाद ही उन्हें थोड़ी राहत मिली। मेंग अनवेन ने पहले ही नौकरी बदलने की तैयारी कर ली थी और शी शिंगोन की ओर देखकर कहा, तुम अभी बहुत उत्साहित हो, पहले शांत हो जाओ। शी शिंगोन ने मेंग अनवेन की बात न मानने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बैठ गया, खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसके मन में विचारों का उथल पुथल मचा हुआ था और वह शांत नहीं हो पा रहा था। शांत न रहना नौकरी में बदलाव के लिए हानिकारक साबित हुआ। लिन मोयू ये बात समझ गई और उसने शी शिंगोन से कहा, भाई शी, ये सिर्फ नौकरी में बदलाव है। शिक्षक मिंग और शिक्षक बाई ने सब कुछ तैयार कर लिया है। जब तक आप दृढ़ विश्वास बनाए रखते हैं, आपके नौकरी में पदोन्नति होने की संभावना 60% से अधिक है। शी शिंगोन ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। लियांग यू चलकर आए और अचानक शी शिंगोन को हल्के से लात मारते हुए बोली, अरे पत्थर के सिर वाले, क्या तुम मर्द हो या नहीं? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तो नौकरी बदलने से क्यों डरना? लियांग यू शी शिंगोन को सबसे अच्छी तरह जानती थी और उसके शब्दों ने उसे जगा दिया। हाँ, उससे मौत से डर नहीं लगता था, तो फिर घबराने की क्या बात थी? ये सिर्फ नौकरी में बदलाव था, डरने की कोई बात नहीं थी। लिन मोयू ने उसके लिए पृथ्वी का अनमोल हृदय और पृथ्वी रत्न तैयार किया था। बाय युवान ने विभिन्न सामग्रियां तैयार कर ली थीं, और मानव जाति के शीर्ष सरणी मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए कार्य परिवर्तन सरणी तैयार की थी। डरने की क्या बात थी? अंततः वह शांत हो गया और आदरपूर्वक मेंग अनवेन और बाय युवान को प्रणाम करते हुए बोला, धन्यवाद शिक्षक मिंग और शिक्षक बाय। शी शिंगोन सरणी के केंद्र में चली गई और मेंग अनवेन ने अपनी उंगली से इशारा किया, जिससे एक गुनगुनी ध्वनि के साथ कार्य परिवर्तन सरणी सक्रिय हो गई। प्रकाश की किरणें आकाश में उठी, रंगों के इंद्रधनुष में परिवर्तित हुई, फिर एक चमक की तरह नीचे उतरी और शी शिंगोन को घेर लिया। शी शिंगोन ने अपने बाएं हाथ में पृथ्वी रत्न और दाएं हाथ में पृथ्वी का हृदय धारण किया हुआ था। द हॉट ऑफ द अर्थ दूसरे जॉब चेंज के दौरान एक पैलाडिन के लिए एक विशेष जॉब अपग्रेड को ट्रिगर कर सकता है, जिससे वे अर्थ नाइट में बदल जाते हैं। अर्थ जेम के साथ अपग्रेड को सक्रिय करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। लिन मोयू और लियांग यू चुपचाप देखते रहे। शी शिंगोन अब शांत थी, लेकिन लियांग यू घबराई हुई थी। लिन मोयू ने कहा, बहन युए, घबराओ मत। भाई शी पर भरोसा रखो, वह ठीक हो जाएगा। लियांग यू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उस पर भरोसा है। उसने ऐसा कहा तो था, लेकिन उसकी तेजी से ऊपर नीचे होती छाती और भींची हुई मुठ्ठियां उसके झूठ को उजागर कर रही थीं। शी शिंगोन अब हर चीज से बेखबर, पूरी तरह शांत थी। उसने तुरंत पिछले कुछ वर्षों के अपने अनुभवों को याद किया, विशेष रूप से अपने 3 साथियों की हाल ही में हुई मौतों को, जो ड्रैगन जनजाति से उसकी रक्षा करते हुए मारे गए थे। इससे पृथ्वी का योद्धा बनने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। केवल अर्थ नाइट बनकर और देव स्तर तक पहुंचकर ही उसे ड्रैगन जनजाति पर आक्रमण करने और अपने मारे गए भाइयों का बदला लेने का मौका मिल सकता था। इस समय शी शिंगोन ने असफलता के सभी विचारों को त्याग दिया। वह असफल नहीं हो सकता था, असफल नहीं होगा, और उसे असफल नहीं होना चाहिए। उसका विश्वास और मजबूत होता गया, और उसके भीतर एक मंद शक्ति बढ़ने लगी। उस सरणी की शक्ति उसमें समाहित हो गई, जिससे उसकी स्तर सीमा टूट गई। अब शी शिंगोन के सामने 2 रास्ते थे। एक था ग्रैंड नाइट बनना, जो कि दूसरी जॉब चेंज के बाद पैलाडिन्स के लिए एक उपाधि है, जो मूल रूप से पैलाडिन के समान ही है। दूसरा विकल्प था अर्थ नाइट बनना, जो आधा भाग्य पर और आधा स्वयं पर निर्भर था। मुझे अर्थ नाइट बनना ही होगा। मुझे विश्वास है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सफल होना ही है। मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा, ड्रैगन जनजाति पर आक्रमण करूंगा और मानव जाति की रक्षा करूंगा। आस्था की शक्ति और भी प्रबल हो गई। उसके बाएं हाथ में मौजूद पृथ्वी रत्न हल्की हल्की चमकने लगा। प्रकाश और तेज हो गया।
शी शिंगोन ने आस्था की शक्ति से पृथ्वी रत्न को सक्रिय किया। पृथ्वी रत्न की चमक के नीचे उनके दाहिने हाथ में स्थित पृथ्वी का हृदय भी एक हल्की रोशनी उत्सर्जित करने लगा। दोनों प्रकाश आपस में विलीन हो गए और शी शिंगोन को घेर लिया। वे जॉब चेंज एरे के साथ विलीन हो गए और शी शिंगोन के शरीर में प्रवेश कर गए। शी शिंगोन धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और हवा में ही रुक गया। ये हो चुका है, बाय यीयुआन ने चिल्लाकर कहा। मेंग एनवेन ने धीरे से आह भरी, मानव जाति के पास पृथ्वी योद्धा हुए कई साल हो गए हैं। आखिरकार हमें फिर से एक मिल गया है। लिन मोयू ने धीरे से कहा। भाई शी ने अपनी आस्था से पृथ्वी रत्न और पृथ्वी के हृदय को सक्रिय कर दिया, जिससे कार्य उन्नयन शुरू हो गया। लियांग यू की आंखों में आंसू थे, वह बेहद उत्साहित थी। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। लिन मोयू ने शवलोक में बिताए अंतिम क्षण के बारे में सोचा। मानव जाति के ईश्वर समान शक्तिशाली पुरुषों ने ही उसकी रक्षा की। लाश में तब्दील होने और हजारों वर्षों तक मृत रहने के बाद भी मानव जाति की रक्षा करने का उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। मानव जाति की रक्षा करना, यह उनके खून में, उनकी आत्मा की गहराई में समाया हुआ था, और समय भी इसे मिटा नहीं सका। उस अनुभव को देखने के बाद लिन मुयू को चमत्कार करने की आस्था की शक्ति पर विश्वास हो गया। उनका ये भी मानना था कि यदि वे कभी शव विष को दूर कर दें, तो शाश्वत आस्था वाले वे बलवान पुरुष लौट सकते हैं। शाश्वत आस्था। लिन मोयू चुपचाप मंत्रोच्चार कर रहा था, और इस समय उसकी भी गहरी आस्था थी। एक विशाल शक्ति का प्रवाह हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी का रंग बदल दिया। आकाश में एक काल्पनिक भूमि प्रकट हुई, मानो कोई मृग तृष्णा हो। ये भूभाग विशाल था, सभी दिशाओं में फैला हुआ था, और धीरे धीरे लुप्त होने से पहले 2 मिनट तक बना रहा। लिन मोयू की आंखों में जमीन सिकुड़ती गई और अंततः शी शिंगोन के शरीर में समाहित हो गई। शी शिंगोन की आभा में काफी वृद्धि हुई। आकाशीय घटनाएं प्रकट हुई, और इंद्रधनुषी प्रकाश सभी दिशाओं से प्रवाहित होकर शी शिंगोन के शरीर में प्रवेश कर गया। अर्थ नाइट शूरवीरों के सभी पेशों में शिखर पर था, वह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली शूरवीर था। नौकरी में बदलाव से निश्चित रूप से खगोलीय घटनाएं घटित होंगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पृथ्वी का हृदय जीवित हो उठा हो, मानो किसी हृदय की तरह धड़क रहा हो। हर धड़कन के साथ धरती कांप उठती थी। पृथ्वी का हृदय और पृथ्वी रत्न शी शिंगोन के शरीर में प्रवेश कर गए। पलक झपकते ही शी शिंगोन का शरीर तेज रोशनी से जगमगा उठा। धरती गरजी और शी शिंगोन नीचे उतर आया। पृथ्वी से शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे फैलती हैं। मेंग एनवेन ने कहा, अर्थ नाइट पृथ्वी की शक्ति से जुड़कर उससे अनंत ऊर्जा प्राप्त करता है। जब तक वे पृथ्वी पर खड़े रहते हैं, उनकी शक्ति अक्षय होती है। उन पर होने वाले सभी हमलों से होने वाले नुकसान का 90% हिस्सा पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। प्रत्येक हमले से पृथ्वी की शक्ति जागृत होगी। मेंग एनवेन के 3 वाक्यों ने अर्थ नाइट की शक्ति के सार को उजागर किया। जब तक वे पृथ्वी पर खड़े रहते थे, उनकी सहन शक्ति असीमित थी। 90% तक की क्षति सीधे तौर पर बेअसर हो जाती थी, और उनके हमले पृथ्वी की शक्ति से मजबूत होते थे। अर्थ नाइट धरती का प्रिय पुत्र था। ऐसा पेशा निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। किसी ने एक बार कहा था, एक अर्थ नाइट को हराने के लिए आपको उनसे आकाश में लड़ना होगा, लेकिन एक अर्थ नाइट के खिलाफ आप जमीन से ऊपर भी नहीं उठ सकते। एक हल्की सी गूंज के साथ शी शिंगोन के पैरों के नीचे एक आभा प्रकट हुई। फिर दूसरी, तीसरी आभा प्रकट हुई। पलक झपकते ही शी शिंगोन के पैरों के नीचे 4 आभाएं प्रकट हो गईं। उसके पैरों के नीचे लाल, नीले, हरे और पीले रंग की आभाएं धीरे धीरे घूम रही थीं। ये आभाएं होली लाइट नाइट की आभाओं के समान थीं, लेकिन उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। अर्थ नाइट के पास वह सब कुछ था जो होली लाइट नाइट के पास होता था, और उससे भी कहीं अधिक। 10 मिनट बाद शी शिंगोन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जॉब चेंज एरे रुक गया, और जॉब चेंज पूरा हो गया। खुशी के आंसुओं से भीगी लियांगयू शी शिंगोन की बाहों में दौड़ पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। शी शिंगोन ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा, मैं सफल हो गया। लियांगयू ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। कुछ क्षणों की कोमलता के बाद शी शिंगोन आगे बढ़ी और आदरपूर्वक मेंग एनवेन और बाय यीयुआन को प्रणाम करते हुए बोली, धन्यवाद शिक्षक मेंग और शिक्षक बाय। बाय यीयुआन ने हाथ हिलाते हुए कहा, हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। लिन मोयू को धन्यवाद दीजिए।
उन्हें ही धरती का हृदय और धरती का रत्न मिला। उनके बिना हम यह नहीं कर पाते। शी शिंगोन लिन मोयू को धन्यवाद देने ही वाला था कि लिन मोयू ने उसे रोक दिया। भाई शी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप होते तो आप भी यही करते। लिन मोयू की ईमानदारी ने शी शिंगोन को दिल खोलकर हंसा दिया। तो मैं और कुछ नहीं कहूंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह दीजिए, मैं आपके लिए आग पानी में भी डूबने को तैयार हूं। लिन मोयू मुस्कुराई और बोली, बस अपने विश्वास को याद रखना, भाई शी। शी शिंगोन का चेहरा गंभीर हो गया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। लिन मोयू मुस्कुराए और उसे एक ढाल थमा दी। यह आपके अर्थ नाइट बनने की खुशी में दिया जाने वाला उपहार है। शी शिंगोन ने ढाल उठाए और चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत ही कीमती है। लिन मोयू ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसे वापस मत करो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इसे फेंक दो। इसे फेंक देना। शी शिंगोन ऐसा नहीं कर सकता था। लिन मोयू ने उसे अपनी सबसे अच्छी ढाल दी। यह अर्थ टच ड्रैगन गॉड की ढाल से बेहतर था। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र युद्ध क्षेत्र कछुआ ढाल से आया था। कछुआ ढाल नाइट के लिए विशेष प्लेटिनम स्तरीय ढाल, सभी विशेषताएं जोड़ 100%। कौशल कछुआ रक्षा। कछुआ रक्षा 30 सेकंड के लिए आप हिल नहीं सकते, लेकिन आप सभी प्रकार के नुकसान से सुरक्षित रहेंगे, सभी चोटों से उबर जाएंगे, और इस कौशल को छोड़कर बाकी सभी कौशलों का कूलडाउन रीसेट हो जाएगा। कूलडाउन 1 घंटा। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 422। अध्याय 422। 422। अध्याय 422। तुम्हें इस सम्राट को धोखा नहीं देना चाहिए था। शी शिंगोन ने सफलतापूर्वक अपना पेशा बदल लिया और मानव जाति को अब एक और पृथ्वी योद्धा मिल गया। नौकरी बदलने के दौरान हुई खगोलीय घटना को कई लोगों ने देखा। इस तरह की घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं, और स्कूल जाने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता होगा कि यह घटना केवल तभी प्रकट होती है जब कोई अर्थ नाइट अपना पेशा बदलता है। शी शिंगोन का अर्थ नाइट में परिवर्तन छिपा नहीं रह सका। दरअसल इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। अब जबकि देश के भीतर दानव पूजा समाज का लगभग सफाया हो चुका है, जब तक शी शिंगोन देश की सीमाओं के भीतर रहेगा, वह अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगा। निश्चित रूप से जैसे ही लिन मोयू अकादमी लौटा, उसने लोगों को शी शिंगोन के बारे में चर्चा करते हुए सुना। दशकों बाद मानव जाति को एक बार फिर एक पृथ्वी योद्धा मिल गया। शूरवीरों के लिए सर्वोच्च पेशा, जिस पर अनगिनत लोग ईर्ष्या करते हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा कि लगभग 130 साल पहले एक अर्थ नाइट ने एक सेना का नेतृत्व किया और लगभग रसातल के प्रवेश द्वार को तोड़कर रसातल की मातृभूमि में प्रवेश करने ही वाला था। दुर्भाग्यवश अंत में ये थोड़ा कम रह गया। वह अर्थ नाइट केवल 91वें स्तर का था। अगर वह कुछ स्तर ऊपर होता तो वह निश्चित रूप से जीत जाता। मैंने उस महान युद्ध के बारे में भी पढ़ा। वह युद्ध मानव जाति द्वारा रसातल में अब तक की सबसे गहरी पैठ थी। मुझे उम्मीद है कि यह अर्थ नाइट ईश्वर स्तर प्राप्त करने के बाद रसातल की दुनिया में एक सेना का नेतृत्व कर सकता है। वह निश्चित रूप से कर सकता है, मुझे इस पर विश्वास है। छात्र अर्थ नाइट के बारे में चर्चाओं में मग्न थे। अर्थ नाइट के प्रकट होने से उनमें नई आशा जगी थी। यह एक जादुई और महान पेशा है जिसने अपनी स्थापना के बाद से अनेक गौरव प्राप्त किए हैं। ये रसातल के राक्षसों और ड्रैगन जनजाति के लिए सबसे परेशानी भरा पेशा भी बन गया है। इसलिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जब भी गुफा कालकोठरी प्रकट होती थी, रसातल के राक्षस और ड्रैगन जनजाति मानव जाति को पृथ्वी का हृदय प्राप्त करने से रोकने की कोशिश करते थे। इसका उद्देश्य मानव जाति को एक और अर्थ नाइट पैदा करने से रोकना था। लेकिन अब मानव जाति को आखिरकार एक और अर्थ नाइट मिल गया था। रसातल के दानवों और उन्हें रोकने के लिए ड्रैगन जनजाति के प्रयासों में विफलता मिली थी। हाल ही में दानव पूजा समाज के खात्मे से देश में कुछ अराजकता फैल गई थी और माहौल तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन अर्थ नाइट का आगमन डिवाइन समर एम्पायर के लिए मानो एक नई ऊर्जा का स्रोत था। अब सबका ध्यान अर्थ नाइट की ओर केंद्रित हो गया। इसके विपरीत लिन मोयू के 2 सितारा जनरल बनने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। शायद इसका कारण ये था कि लिन मोयू की प्रसिद्धि पहले ही बहुत अधिक हो चुकी थी और अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लिन मोयू कालकोठरी में दोबारा दाखिल हुई। वह अब 49वें स्तर के करीब था। थोड़ी सी मेहनत से वह 2 दिन से भी कम समय में 50वें स्तर तक पहुंच सकता था।
जब वह 50वें स्तर पर नए कौशल में महारत हासिल कर लेगा तो वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेगा। धर्मी ईश्वर के साथ हुआ समझौता और प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के साथ हुआ सौदा उसका इंतजार कर रहे थे। वह प्राचीन फीनिक्स के साथ अपनी दुश्मनी को भी नहीं भूला था। रास्ते में कई लोगों ने लिन मोयू का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। उनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक थी और उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। लोग भूल गए थे कि वह एक नया छात्र था जिसने 1 साल से भी कम समय पहले दाखिला लिया था। महज 1 साल में ही वह उस मुकाम पर पहुंच गया था जिसे कई लोग जीवन भर में भी हासिल नहीं कर पाते। कालकोठरी में प्रवेश करते ही उसने पशु देवता पठार की थोड़ी ठंडी हवा में सांस ली। किसने सोचा होगा कि कभी इस कालकोठरी में एक दानव राजा को दफनाया गया था। मरे हुओं की सेना ने रास्ते में आने वाले राक्षसों को खदेड़ते हुए तेजी से पठार संख्या 3 तक पहुंच गई। लिन मोयू ने उस जगह को देखा जहां उसने ज्वाला दानव राजा से लड़ाई की थी और धीरे से कहा, कितनी अफसोस की बात है। अगर यह बाहर होता तो मैं तुम्हारे लिए एक समाधि बनवा देता। आखिरकार तुम एक दानव राजा थे। ज्वाला दानव राजा की मृत्यु कालकोठरी में हुई। वह एक समाधि पत्थर के भी योग्य नहीं था, जो वास्तव में विडंबनापूर्ण था। अगाध खाई की गहराई में, अगाध खाई की ज्वालाएं गहरे हरे रंग की, लगभग काली हो गई थी। यहाँ एक विशाल महल पानी पर तैर रहा था। अगाध ज्वालाओं ने इसे चारों ओर से घेर लिया और पूरा महल ज्वालाओं में तैरने लगा। सुकुबस राजा, काला आकाश दानव राजा, तलवार दानव राजा, 8 भुजाओं वाला दानव राजा और शक्तिशाली वंश वाले अन्य मध्यम स्तर के दानव राजा महल के बाहर एकत्रित हुए। वे कई दिनों से वहां सम्मानपूर्वक खड़े थे। किसी ने भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि आमतौर पर चंचल रहने वाले सुकुबस राजा ने भी नहीं, जो अब गंभीरता से खड़ा था। सुकुबस राजा के बगल में खड़ा काला आकाश दानव राजा फुसफुसाया, क्या आप जानते हैं कि महाराज ने हमें क्यों बुलाया है? सुकुबस राजा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, इसका संबंध मानव जाति की हालिया गतिविधियों से होना चाहिए। ऐसा लगता है कि दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में दानव पूजा समाज का लगभग सफाया हो चुका है। ब्लैक स्काई डेमन किंग थोड़ा हैरान हुआ, क्या डेमन वर्शिप सोसाइटी हमेशा से आपके नियंत्रण में नहीं थी? सुकुबस राजा ने फुसफुसाते हुए कहा, दरअसल दानव पूजा समाज को महाराज का समर्थन प्राप्त है। मैं तो बस एक मुखौटा था। तब ब्लैक स्काई डेमन किंग को यह एहसास हुआ कि सुकुबस किंग डेमन वर्शिप सोसाइटी का असली नेता नहीं था। जहां तक उसे पता था, कई शक्तिशाली मनुष्यों को भूत दानव राजा ने वश में कर लिया था। सुकुबस किंग के आकर्षण के प्रभाव में आकर कुछ मनुष्य अनजाने में उसके मोहरे बन गए। एक बार वश में कर लिए जाने के बाद बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं था और वे केवल आज्ञाकारी गुलाम बनकर रह जाते थे। सुकुबस राजा द्वारा वश में किए गए शक्तिशाली मनुष्यों में यहां तक कि देवता स्तर के लोग भी शामिल थे। इसलिए वह सुकुबस राजा की प्रशंसा भी करता था और उससे सावधान भी रहता था। उसे डर था कि एक दिन वह उसके आकर्षण में फंस सकता है। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दानव पूजा समाज का असली नेता दानव सम्राट होगा। आग की लपटों में घिरे महल में आखिरकार कुछ हलचल दिखाई दी। गहरे हरे रंग की लपटें उठी और महल को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। लपटों के बीच एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। उसके सिर पर एक नुकीला सींग था, जो कुछ हद तक अजगर जैसा दिखता था, लेकिन पूरी तरह से अलग था। यह बहुत विशाल था, मानो कोई दानव हो। उसकी पीठ पर मौजूद राक्षसी पंख भी उतने ही विशाल थे, जो 10 मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए थे। उसका शरीर शल्कों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक शल्क में एक ज्वाला समाई हुई हो। यह दानव सम्राट के सिंहासन पर विराजमान था और इससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो धरती को हिला देने वाली थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, सभी राक्षसों ने झुककर प्रणाम किया। महामहिम नमस्कार। दानव सम्राट की निगाहें धीरे धीरे दानव राजाओं पर घूम गईं। प्रत्येक दानव राजा को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई तेज तलवार उनकी गर्दन को छू रही हो, मानो उनका सिर धड़ से अलग करने को तैयार हो। दानव सम्राट की शक्ति उनके लिए अकल्पनीय थी। आमतौर पर दानव सम्राट महल में ही रहता था और शायद ही कभी दिखाई देता था। जब कुछ होता भी था तो वह केवल एक आदेश होता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता था। उन सभी को इस तरह बुलाना बेहद दुर्लभ था। दानव सम्राट की धीमी आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, बहुत अच्छा, सब लोग यहाँ हैं। हाल ही में मानव जाति ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में स्थित दानव पूजा समाज का सफाया कर दिया गया है। सुकुबस राजा, इस बारे में आपका क्या विचार है? सुकुबस राजा चौंक गया और कांपती हुई आवाज में बोला, इस बार बाय युवान और मिंग एनवेन ने मिलकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई बहुत अचानक हुई। मैंने जवाबी हमले का आदेश दे दिया है। दानव सम्राट अचानक हंस पड़ा, उसकी हंसी सुनकर सुकुबस राजा कांप उठा। आपने दानव पूजा समाज के सभी सदस्यों को जवाबी हमला करने का आदेश दिया था, है ना? सुकुबस राजा ने सिर हिलाया, वास्तव में उसने ऐसा ही आदेश दिया था। दानव सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के 95वें स्तर के देव स्तरीय विशेषज्ञों की उपस्थिति में जवाबी हमला प्रभावी होगा? सुकुबस राजा का दिमाग तेजी से सोचने लगा। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ, मैं मूल रूप से जवाबी हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन ज्वाला दानव राजा ने कसम खाई थी कि वह लिन मोयू को मार सकता है और उसने मुझसे सहयोग मांगा था। इसलिए मैंने ज्वाला दानव राजा को अवसर बनाने में मदद करने के लिए जवाबी हमले का आदेश दिया। दानव सम्राट की हंसी और भी ठंडी हो गई। क्या ज्वाला दानव राजा बेवकूफ है, या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या तुम्हें अपनी कही बात पर यकीन है? सुकुबस राजा कांप उठा और हवा में घुटनों के बल बैठ गया, आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी क्षण एक भयावह आभा सुकुबस राजा पर छा गई। सुकुबस किंग के शरीर पर आग की लपटें भड़क उठी और वह चीखों की एक श्रृंखला से गुजरी। लेकिन आग की लपटों में भी उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, अपनी चीखों को दबाते हुए। दानव सम्राट ने आगे कहा, तुमने मूर्खतापूर्ण आदेश दिया। बाय युवान और मिंग एनविन तुम्हारे जवाबी हमले का इंतजार कर रही थी ताकि तुम सबको एक ही बार में पकड़ ले। कीचड़ में छिपी मछलियों को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन पानी से बाहर उछलने वाली मछलियों को पकड़ना आसान होता है। मूर्खता। मुझे दानव पूजा समाज के नुकसान की परवाह नहीं है। वे तो बस मेरे मनोरंजन के लिए मोहरे थे। लेकिन तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। सुकुबस राजा ने सारा दोष ज्वाला दानव राजा पर डालने का इरादा किया था, ये सोचकर कि वह मर चुका है और गवाही नहीं दे सकता। लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह भय से दांत पीसते हुए बोली, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। कृपया मुझे क्षमा करें, महाराज। हल्की सी गूंज के साथ सुकुबस किंग पर लगी ज्वालाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। सुकुबस राजा हौंफ रही थी, उसके मन में डर बसा हुआ था। अगर आग थोड़ी देर और भड़कती तो वह जलकर मर सकती थी। दानव राजा होने के नाते दानव सम्राट के सामने उसकी कोई शक्ति नहीं थी। दानव सम्राट ने आगे कहा, ज्वाला दानव राजा मर चुका है। वह मूर्ख मरने लायक ही था। मानव जगत में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। ज्वाला दानव राजा की मृत्यु की खबर सुनकर दानव राजा थोड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसकी मृत्यु मानवलोक में होगी। सुकुबस राजा और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दानव सम्राट को इसके बारे में पता होगा। इस बार मैंने आपको कुछ कार्यों के लिए बुलाया है। सबसे पहले, युद्ध की तैयारी करो और रसातल के प्रवेश द्वार की रक्षा करो। ड्रैगन जनजाति लामबंद हो रही है और एक महान युद्ध आसन है। दूसरा, मानव जाति में एक नया अर्थ नाइट प्रकट हुआ है। मैंने उस घृणित आभा को महसूस किया है। उसे ढूंढो और मार डालो। तीसरा, ज्वाला दानव राजा को मारने वाले का नाम लिन मोयू है। उसे ढूंढो और मार डालो। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 423। अध्याय 423। 423। अध्याय 423। एक बार जब वह तीसरा परिवर्तन पूरा कर लेगा, तो हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दानव सम्राट के महल की सीमा से बाहर निकलते ही दानव राजा धीरे धीरे निश्चिंत हो गए। उन्होंने दानव सम्राट द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। इसके अलावा कार्य पहले ही आवंटित किए जा चुके थे। चूंकि सुकुबस किंग अक्सर मनुष्यों से निपटता था, इसलिए अर्थ नाइट और लिन मोयू को मारने का कार्य उसे सौंपा गया था। दानव सम्राट को स्पष्ट रूप से यह पता नहीं था कि लिन मोयू के साथ उसकी पहले भी कई मुठभेड़ें हो चुकी थी, और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। अगर वह उसे मार सकती तो बहुत पहले ही मार चुकी होती। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह ये बात कहे, न ही उसने इनकार करने की हिम्मत की। सुकुबस राजा, कृपया प्रतीक्षा करें। जब वह लिन मोयू से निपटने के तरीके के बारे में सोच रही थी, तभी उसे अपने पीछे से ब्लैक स्काई डेमन किंग की आवाज सुनाई दी।
ब्लैक स्काई डेमन किंग को अर्थ नाइट को ढूंढने और लिन मोयू को मारने का कार्य भी सौंपा गया था। अब उन्हें युद्ध में साथी माना जा सकता है। सुकुबस राजा ने पूछा, क्या बात है काले आकाश के दानव राजा? सुकुबस राजा ब्लैक स्काई डेमन किंग के प्रति बहुत विनम्र था। उसका स्तर उससे कम नहीं था, और उसकी युद्ध शक्ति सर्वविदित रूप से प्रबल थी, संभवतः उससे भी अधिक। वह स्वभाव से ही बलवानों का सम्मान करती थी। ब्लैक स्काई डेमन किंग ने कहा, मैं आपसे लिन मोयू के बारे में पूछना चाहता हूँ। सच कहूं तो जब ज्वाला दानव राजा ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लिन मोयू पर इनाम घोषित किया, तो मेरा बेटा संयोगवश वहीं मौजूद था और उसने लिन मोयू का शिकार करने के लिए इनाम स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बजाय वह मारा गया। वह घटना कुछ समय पहले ही घटी थी। मुझे समझ नहीं आता कि लिन मोयू इतने कम समय में भगवान स्तर के विशेषज्ञ कैसे बन गए। उनके विचार में केवल ईश्वर स्तरीय मानवों में से ही कोई दानव राजा को मार सकता था। ईश्वर स्तरीय और गैर ईश्वर स्तरीय के बीच का अंतर एक दानव राजा और गैर दानव राजा के बीच के अंतर जैसा था। यह सिर्फ एक स्तर का अंतर नहीं था, बल्कि एक गुणात्मक छलांग थी। सुकुबस राजा अचानक हंस पड़ा, लिन मोयू कोई भगवान स्तर की विशेषज्ञ नहीं है। ब्लैक स्काई डेमन किंग हैरान रह गया, क्या वह भगवान के स्तर का विशेषज्ञ नहीं है? तो फिर वह ज्वाला दानव राजा को कैसे मार सकता है? सुकुबस राजा ने कहा, लिन मोयू की कहानी बहुत लंबी है। चलो चलते चलते बात करते हैं। ठीक है। रास्ते में सुकुबस राजा ने लिन मोयू की कहानी सुनाई। वह लिन मोयू को भी मारना चाहती थी, और ब्लैक स्काई डेमन किंग की मदद से सफलता की संभावना अधिक हो सकती थी। कहानी सुनने के बाद ब्लैक स्काई डेमन किंग ने गंभीरता से कहा, ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरा बेटा लिन मोयू के हाथों मारा गया। हालांकि वह अभी 50वें स्तर पर भी नहीं पहुंचा था, फिर भी वह एक दानव राजा को मार सकता था। लिन मोयू की युद्ध क्षमता असाधारण थी। सुकुबस राजा ने कहा, भले ही ज्वाला दानव राजा कालकोठरी में प्रवेश करने और अपनी शक्ति को दबाने की मूर्खता कर बैठा हो, फिर भी वह एक दानव राजा ही था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाद से लिन मोयू की युद्ध शक्ति और भी मजबूत हो गई है, और उसने ड्रैगन जनजाति से कई बार युद्ध किया है। ड्रैगन जनजाति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। उन्होंने उस पर घात लगाकर हमला करने के लिए उसके दोस्तों का अपहरण भी कर लिया था, लेकिन वे असफल रहे और इस प्रक्रिया में एक ड्रैगन किंग को खो बैठे। इस आदमी की किस्मत ही ऐसी है कि वह बेहद भाग्यशाली है, साथ ही इससे निपटना भी बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर वह भगवान के स्तर तक पहुंच गया, तो हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ब्लैक स्काई डेमन किंग का नजरिया अलग था, हमें उसके देवत्व स्तर तक पहुंचने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार जब वह तीसरा रूपांतरण पूरा कर लेगा, तो वह हमारा मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। तो हमें उसे अभी मार डालना चाहिए। अन्यथा एक बार जब वह तीसरा रूपांतरण पूरा कर लेगा, तो केवल दानव सम्राट ही उसे मार सकेगा। सुकुबस राजा ने ब्लैक स्काई डेमन किंग से सहमति जताते हुए कहा, मैं भी उसे मारना चाहता हूं, लेकिन वह मानव जगत में है, और हम उस तक नहीं पहुंच सकते। ब्लैक स्काई डेमन किंग ने कहा, चलो उस पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि क्या वह मानव जगत छोड़ता है। मैं कोई उपाय सोचूंगा। फिलहाल तो यही एकमात्र योजना है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे अलग हो गए। लिन मोयू को मारना कठिन था, लेकिन ये करना जरूरी था। ब्लैक स्काई डेमन किंग की नजरों में लिन मोयू को मारना अर्थ नाइट को मारने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन था। दानव पूजा संस्था का लगभग पूरी तरह से सफाया हो चुका था, लेकिन कुछ छोटे मोटे सदस्य अभी भी बचे हुए थे। ये किसी एक व्यक्ति पर नजर रखने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। लिन मोयू ने 2 दिनों तक कालकोठरी साफ करना जारी रखा और अंततः 50वें स्तर पर पहुंच गई। लेवल 50 पर पहुंचने के बाद लेवल अप करने के लिए आवश्यक अनुभव में फिर से नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। यहां तक कि बीस्ट गॉड पठार जैसे लेवल 45 के कालकोठरी भी अब अनुभव की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे। हर बार कालकोठरी में जाने पर उसका अनुभव केवल 1% ही बढ़ता था। एक बार लेवल अप करने के लिए 100 रन लगेंगे। इसे कौन सहन कर सकता है? मुख्य समस्या ये थी कि लिन मोयू की लेवलिंग स्पीड बहुत तेज थी। दूसरों को लेवल 40 से 50 तक पहुंचने में कई साल या 1 दशक भी लग सकता था, लेकिन लिन मोयू ने यह उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में हासिल कर ली थी। दूसरों की नज़र में लिन मोयू की समतलीकरण की गति एक चमत्कार थी।
लेकिन लिन मोयू के लिए उसकी समतलीकरण गति पर्याप्त तेज नहीं थी। लिन मोहन को आदर्श मानते हुए लिन मोयू दबाव महसूस कर रही थी। लिन मोयू कालकोठरी से निकलकर व्यापारिक घर की ओर चल पड़ी। हाल ही में हुए युद्ध में व्यापारिक प्रतिष्ठान को मामूली नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब इसकी काफी हद तक मरम्मत हो चुकी है। लिन मोयू को व्यापारिक घर में आए काफी समय हो गया था और उसका भंडारण स्थान बड़ी संख्या में सोने और प्लेटिनम श्रेणी के उपकरणों और हथियारों से भरा हुआ था। लिन मोयू ने उन सभी को व्यापारिक घर में बेचने का फैसला किया। इससे पहले उसने अपने लिए या निंगयाई के लिए कुछ प्लेटिनम ग्रेड उपकरण रखे हुए थे जिनमें अच्छे गुण थे। लेकिन अब तक उसने बहुत सारी अच्छी चीजें देख ली थीं, जिनमें बॉस के सहायक उपकरण, पौराणिक हथियार और यहां तक कि रहस्यमय हथियार भी शामिल थे। अनजाने में ही उसके मानदंड ऊंचे हो गए थे और अब वह उन चीजों को महत्व नहीं देता था। अब उसकी नजर में केवल पौराणिक या बॉस ग्रेड एक्सेसरीज ही अच्छी मानी जाती थी। कम से कम वे उत्कृष्ट विशेषताओं और कौशल वाले शीर्ष श्रेणी के प्लेटिनम ग्रेड उपकरण होने चाहिए थे। हालांकि उन्होंने कई उपकरण हासिल कर लिए थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही को उच्च श्रेणी का माना जा सकता था। उनमें से एक कछुआ ढाल पहले ही शी शिंगोन को दे दी गई थी। शेष वस्तुओं में प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन देवता से प्राप्त उपकरण और आत्मा भक्षक कृमि राजा से प्राप्त आत्मा भक्षक खंजर शामिल थे। सोल डेवोरर डैगर असैसिन एक्सक्लूसिव प्लेटिनम ग्रेड हथियार, सभी विशेषताएं जोड़ 2500। असैसिन कौशल में 80% की वृद्धि। कौशल, आत्मा भक्षक निष्क्रिय, प्रत्येक हमले से लक्ष्य को आत्मा की क्षति पहुंचती है। रक्षा, शारीरिक प्रतिरक्षा और मौलिक प्रतिरक्षा को अनदेखा करते हुए। उन्हें इस वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं थी और मूल रूप से वे इसे निंग यी को देने का इरादा रखते थे। लेकिन निंग यी ने बॉस के सामान के बारे में जो कहा था उससे मिलती जुलती बात कही थी, इसलिए लिन मोयू ने उसे एक तरफ रख दिया। सोल डेवोरा रिंग में भी अच्छे गुण थे, लेकिन बॉस के सहायक उपकरणों के साथ ये कमतर प्रतीत होती थी, इसलिए लिन मोयू ने इसे बेचने का फैसला किया। अंत में उसने केवल आत्मा भक्षक खंजर, पृथ्वी ड्रैगन देवता की तलवार, पृथ्वी ड्रैगन देवता की ढाल और पृथ्वी ड्रैगन देवता का वस्त्र ही अपने पास रखा। प्लेटिनम और सोने की श्रेणी के अन्य सभी हथियार व्यापारिक घर में भारी मात्रा में सोने के बदले बेचे गए। जब लिन मोयू ने उपकरण बेचा, तो ट्रेडिंग हाउस की जादुई क्रिस्टल प्रणाली में थोड़ी देर के लिए रुकावट आए। ट्रेडिंग हाउस का प्रभारी व्यक्ति इतने अधिक हथियारों की अचानक आमद देखकर स्तब्ध रह गया। रकम इतनी बड़ी थी कि वह फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन विक्रेता का नाम देखते ही वह कांप उठा। विक्रेता का नाम लिन मोयू था। लिन मोयू की प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया, जिन्होंने फिर अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया। कुछ ही सेकंड के भीतर उन्हें उच्च स्तर से जवाब मिल गया। जनरल लिन द्वारा बेची गई सभी वस्तुओं को 20% प्रीमियम पर वापस खरीदा जाएगा। जनरल लिन द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुएं 20% की छूट पर बेची जाएंगी। बिना किसी झिझक के उसने लेन देन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। लिन मोयू ने देखा कि कुछ देर की देरी के बाद ट्रेडिंग हाउस सामान्य स्थिति में लौट आया। उसके खाते में भारी मात्रा में सोना जमा हो गया, जो उपयोग के लिए तैयार था। हम यहाँ और सोना है। लिन मोयू ने देखा कि उसके पास उम्मीद से ज्यादा सोना है। पहले उसके पास लगभग 1 अरब सोना था और सभी उपकरण बेचने से उसे लगभग 8 अरब सोना मिलना चाहिए था। लेकिन अब उनके पास 9 अरब सोने के सिक्के थे, जिससे उनकी कुल संपत्ति 10 अरब हो गई। उन्होंने ये भी देखा कि ट्रेडिंग हाउस में कीमतें सस्ती हो गई थी। अन्य लोगों के दाम नहीं बदले थे, लेकिन उसे छूट मिली थी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ट्रेडिंग हाउस उन्हें एक विशेष प्रस्ताव दे रहा था। यह स्पष्ट था कि व्यापारिक प्रतिष्ठान का संचालन शाही परिवार द्वारा किया जा रहा था। यह शाही परिवार द्वारा सद्भावना दिखाने का तरीका था। भले ही वे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने नहीं आए हैं, लेकिन यह इशारा काफी अच्छा है। लिन मोयू मुस्कुराए और सामान खरीदने लगी। इस बार वह मध्यवर्ती कौशल के लिए स्क्रॉल खरीदने आया था। ट्रेडिंग हाउस ने प्रत्येक की कीमत 10 मिलियन सोने के सिक्के तय की थी, और छूट के साथ वे प्रत्येक 8 मिलियन सोने के सिक्के के हो गए। जहां तक चमकने वाले मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल की बात है, वे बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि इनकी कीमत सामान्य मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी, फिर भी ये दुर्लभ थे और इन्हें ढूंढना मुश्किल था। इसका कोई और उपाय नहीं था, आपूर्ति बहुत सीमित थी।
लिन मोयू के पास अभी भी 4 चमकते हुए मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल थे और वह उनका लापरवाही से उपयोग नहीं कर सकती थी। कम से कम लेवल 50 पर तो नहीं, इसलिए उसे इसकी भरपाई के लिए मात्रा पर निर्भर रहना पड़ा। 30वें स्तर पर कौशल जागृत करने के अपने अनुभव के साथ, लिन मोयू ने बिना किसी झिझक के एक बड़ी खरीदारी की। 500 मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 424। अध्याय 424। 424। अध्याय 424। भविष्य में आपको जनरल लिन के प्रति अधिक सम्मान दिखाना चाहिए। एक ही बार में 500 स्किल स्क्रॉल खरीदना, और वे सभी मध्यवर्ती स्तर के स्किल स्क्रॉल थे। लिन मोयू वाकई एक बड़ा कदम उठा रही थी। इससे ट्रेडिंग हाउस सिस्टम का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति एक बार फिर चौंक गया। लिन मोयू ने अभी अभी 9 अरब सोने के सिक्कों के बराबर मूल्य का उपकरण बेचा था और फिर तुरंत 4 अरब सोने के सिक्कों के बराबर मूल्य के मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल खरीद लिए। मैनेजर स्तब्ध था और बुदबुदा रहा था, अगर छूट नहीं होती तो हम 1 अरब अतिरिक्त कमा सकते थे। 1 अरब कोई छोटी रकम नहीं है, कई लोगों के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा है। लेकिन यह ऊपर से आया एक आदेश था, जिसने सीधे तौर पर कमाई को 1 अरब तक कम कर दिया। कुछ सेकंड के लिए जब वह अचेत अवस्था में था, तभी एक और लेन देन सामने आया। अभी भी मध्यम स्तर के कौशल वाले स्क्रॉल, अभी भी वही परिचित संख्या 500 स्क्रॉल। अन्य 4 अरब सोने के सिक्के। लिन मोयू ने 500 मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल खरीदे और सोचा कि शायद ये पर्याप्त न हो, इसलिए उसने एहतियात के तौर पर 500 और खरीद लिए। उनके लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं था। वह बस कुछ और कालकोठरियों को साफ कर सकता था, उपकरण बेच सकता था और पैसे प्राप्त कर सकता था। आखिरकार, उसने कालकोठरियों को अकेले ही पार किया, इसलिए उसने सारा उपकरण अपने पास रखा और उसे किसी के साथ साझा नहीं करना पड़ा। अंततः, इसका कारण ये था कि पैसा बहुत आसानी से मिल जाता था। कुल मिलाकर 1000 मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल, जिससे ट्रेडिंग हाउस में मौजूद आधे से अधिक मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल खाली हो गए। 1000 काफी होना चाहिए। उन्हें लगा कि यह लगभग सही है। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसके पास अभी भी चमकते हुए मध्यवर्ती कौशल के स्क्रॉल मौजूद थे। श्वेत देवता के प्रांगण में लौटते ही, लिन मोयू ने प्रवेश करने से पहले ही बाहरी लोगों की उपस्थिति को महसूस कर लिया। कोई व्हाइट गॉड कोर्टयार्ड में आया था। माहौल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, और लिन मोयू मुस्कुराई तो यह एक उपहार वितरण है। आंगन में प्रवेश करते हुए, लिन मोयू ने डोनफेंग यी और डोनफेंग याओ को देखा। लिन मोयू को देखकर डोनफेंग याओ की आंखों में थोड़ी सी माफी की झलक दिखाई दी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह शिवलोक में फंसने के लिए माफी मांग रही थी या पिछली बार अनुचित मांगे करने के लिए। लिन मोयू इतनी तुच्छ नहीं थी, कुछ बातें अतीत की बात थीं। डोनफेंग यी ने मुस्कुराते हुए लिन मोयू का अभिवादन किया और कहा, जनरल लिन, आप वापस आ गए हैं। उनका रवैया काफी विनम्र था। एक राष्ट्र के शासक और ईश्वर तुल्य विशेषज्ञ होने के नाते, उन्हें लिन मोयू के प्रति इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन विभिन्न कारणों से, वे लिन मोयू के प्रति बहुत विनम्र थे। वह अच्छी तरह जानता था कि जब तक लिन मोयू की मृत्यु नहीं हो जाती, वह निकट भविष्य में उसे पीछे छोड़ देगा। लिन मोयू के सामने शासक और ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ जैसी उपाधियों का कोई खास महत्व नहीं होगा। एक शासक के रूप में उनमें यह दूरदर्शिता थी। डोनफेंग यी विनम्र थे, इसलिए लिन मोयू ने स्वाभाविक रूप से विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, प्रणाम लॉर्ड डोनफेंग, राजकुमारी याओ। महामहिम जनरल लिन। डोनफेंग याओ ने सम्मान दिखाने के लिए लिन मोयू को जनरल लिन कहकर संबोधित किया। फिर अचानक डोनफेंग यी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। जनरल लिन, आप 2 सितारा जनरल बन गए हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। जब वह बोल रहा था, लिन मोयू डोनफेंग यी के पास से गुजरा और बाय युवान के बगल में खड़ा हो गया, और उसने आगे कुछ नहीं कहा। उन्हें उनके इरादों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी थी। उसने यह मामला बाय युवान पर छोड़ दिया, उसके लिए चुप रहना ही बेहतर था। बाय युवान लाभ हासिल करने में माहिर थी। ये स्पष्ट नहीं था कि डोनफेंग यी और डोनफेंग याओ अभी अभी पहुंचे थे या उनसे पहले ही जबरन वसूली की जा चुकी थी। इस समय, बाय युवान ने कहा, डोनफांग स्वामी, मुझे आपकी सद्भावना प्राप्त हुई है। पिछली घटना अनजाने में हुई थी, इसलिए इसे दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर डोनफेंग यी ने राहत की सांस ली। इस मामले को सुलझा हुआ मान लिया गया।
लिन मोयू को भी समझ आ गया था कि जबरन वसूली पूरी हो चुकी है। कुछ और विनम्र बातचीत के बाद दोनों व्हाइट गॉड कोर्टयार्ड से चले गए। इस दौरान डोनफेंग यी लिन मोयू के प्रति अत्यंत विनम्र थी। जाने से पहले उन्होंने लिन मोयू को विशेष रूप से नमस्कार भी किया। महल में वापस टेलीपोर्ट होने के बाद डोनफेंग याओ कुछ हैरान था। पिताजी, लिन मोयू के प्रति आपका रवैया अचानक इतना विनम्र क्यों हो गया है? हालांकि वह पहले भी विनम्र था, लेकिन इस हद तक नहीं। इससे डोनफेंग याओ को ऐसा लगा जैसे उसके पिता लिन मोयू को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। डोनफेंग यी ने हल्की खांसी करते हुए कहा, वह 2 सितारा जनरल बन गया है। डोनफेंग याओ को समझ नहीं आया, क्या वह पहले से ही जनरल नहीं था? 2 सितारा जनरल से क्या फर्क है? डोनफेंग यी ने समझाया, बेशक अंतर है। जब तक आपके पास पर्याप्त सैन्य योग्यताएं हैं, आप जनरल बन सकते हैं। बिना स्टार वाला जनरल और 1 स्टार वाला जनरल बहुत अलग नहीं होते, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें पर्याप्त संख्या में दुश्मनों को मारना होता है। लेकिन 2 सितारा जनरल अलग होता है। 2 सितारा जनरल बनने के लिए आपको एक दानव राजा को मारना होगा। इसका मतलब है कि जनरल लिन के हाथों कम से कम एक दानव राजा की मृत्यु होनी चाहिए। मैंने पहले सुना था कि ज्वाला दानव राजा जनरल लिन का शिकार करने के लिए एक कालकोठरी में गया था, लेकिन वहीं मारा गया। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। भला 50वें स्तर से नीचे का कोई व्यक्ति दानव राजा को कैसे मार सकता है? आज आखिरकार यह सच साबित हो गया। सैन्य वैद झूठ नहीं बोलता। डोनफेंग याओ असमंजस में था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाय युवान या मेंग एनवेन ने दानव राजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया हो और उसे खत्म करने दिया हो? डोनफेंग यी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सैन्य बैच का मतलब नहीं पता। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। संक्षेप में कहें तो भविष्य में आपको उनके प्रति अधिक सम्मान दिखाना चाहिए। उनकी भविष्य की उपलब्धियां हमारी कल्पना से कहीं अधिक होंगी। श्वेत देवता के आंगन में बाय युवान के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। लिन मोयू को यह नहीं पता था कि उसने कितनी अच्छी चीजें जबरन हासिल की थीं, लेकिन यह शायद बहुत सारी थी। मेंग एनवेन ने कहा, देखो तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। बाय युवान खिलखिलाकर हंस पड़ी, शाही परिवार सचमुच बहुत अमीर है, मुझसे कहीं ज्यादा अमीर। मैंने अपना अधिकांश जीवन सामग्री इकट्ठा करने में बिताया है, और उन्होंने एक ही बार में और भी बहुत कुछ दे दिया। बाय युवान को इस तरह असामान्य व्यवहार करते देख, लिन मोयू को इस बात की और भी अधिक जिज्ञासा हुई कि डोनफेंग यी क्या लेकर आया है। बाय युवान ने कहा, शाओयू, क्या तुम फिर से शिवलोक में जाना चाहती हो? लिन मोयू के माथे पर तुरंत 3 काली रेखाएं उभर आईं, ऐसा लग रहा था मानो उसका शिक्षक पागल हो गया हो। मेंग एनवेन ने आह भरी, उसे नजरअंदाज करो, वो पागल हो गया है। इस बार डोनफेंग यी काफी ईमानदार थी और बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आई। बस इतना कह ले कि आपके दूसरे परिवर्तन के लिए आपने जो संसाधन इस्तेमाल किए थे, वे फिर से भर गए हैं। आपके तीसरे परिवर्तन के लिए भी सामग्री पर्याप्त है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आप अभी उपयोग कर सकते हैं। लिन मोयू जानती थी कि बाय युवान ने अपने दूसरे परिवर्तन के लिए लगभग अपने सारे संसाधन खर्च कर दिए थे। ईश्वरीय स्तर का विशेषज्ञ होने के बावजूद उसके पास संसाधन उतने प्रचुर मात्रा में नहीं थे। 1000 साल पुराने राजपरिवार की तुलना में वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। वे सहजता से बाय युवान से भी अधिक जानकारी निकाल सकते थे, जो कि सामान्य बात थी। मेंग एनवेन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने बाय युवान पर प्रकाश की एक किरण फेंकी, जिससे वह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। जब बाय युवान वापस लौटा, तो वह आखिरकार सामान्य स्थिति में लौट आया। उसने मेंग एनवेन को उसे मारने के लिए दोषी नहीं ठहराया, उसके बूढ़े चेहरे पर अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। उसने 2 बक्से निकाले और उन्हें लिन मोयू की ओर फेंक दिया। अन्य चीजें आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, ये चीजें आपके लिए हैं। लिन मोयू ने बक्से खोले। पहला डिब्बा करीने से पांडुलिपियों से भरा हुआ था। चमकने वाले मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल, कुल मिलाकर 10। ये बिल्कुल वही चीजें थी जिनकी उसे जरूरत थी। इन 10 मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल के साथ, अब उसके पास 14 चमकते हुए मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल थे, जो पर्याप्त से अधिक थे। फिर उसने दूसरा डिब्बा खोला, और जैसे ही वह खुला, डिब्बे से एक तेज रोशनी निकली। उसके अंदर एक चमकता हुआ उन्नत कौशल स्क्रॉल था। एडवांस्ड स्किल स्क्रॉल पहले से ही बहुत महंगे थे, ट्रेडिंग हाउस में इनकी कीमत 100 मिलियन थी।
जहां तक चमकते हुए उन्नत कौशल स्क्रॉल की बात है, वे अनमोल थे। लिन मोयू के पास अब तक केवल एक ही था। अब उसके पास दूसरा भी था। बाय युवान ने कहा, 10 मध्यवर्ती, एक उन्नत, चमकदार उन्नत कौशल स्क्रॉल मिलना मुश्किल है। यहां तक कि शाही परिवार के पास भी शायद ही ज्यादा हो। जब आप लेवल 80 पर पहुंच जाएं तो इसका इस्तेमाल करें। लिन मोयू बाय युवान की बात समझ गई। जब वह अपने तीसरे परिवर्तन के लिए 70वें स्तर पर पहुंचे तो उसे पेशे में उन्नति का लक्ष्य रखना चाहिए। इस तरह वो उन्नत कौशल स्क्रॉल का उपयोग किए बिना ही स्वतः ही स्तर 70 के कौशल में महारत हासिल कर लेगा। जब वह 90वें स्तर पर पहुंचकर देवता में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे कौशल स्क्रॉल की भी आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें इनकी जरूरत केवल 80वें स्तर पर ही पड़ेगी। लिन मोयू ने बक्से समेटते हुए कहा, शिक्षक जी, मैंने व्यापारिक केंद्र से कुछ मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल खरीदे हैं। मैं चमकते हुए स्क्रॉल को बैकअप के तौर पर रखूंगी, बस एहतियात के तौर पर। बाय युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा यही मतलब था। अब तुम लेवल 50 पर हो, इसलिए सामान्य स्किल स्क्रॉल का इस्तेमाल करो। लेवल 60 पर ग्लोइंग स्क्रॉल का इस्तेमाल करना। 14 ग्लोइंग स्क्रॉल तुम्हारे लिए काफी हैं, तुम्हारे पास इतने सारे कौशल नहीं होंगे। वैसे आपने कितने इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल खरीदे? क्या आपके पास पर्याप्त पैसे हैं? अगर नहीं, तो मेरे पास कुछ है। लिन मोयू ने कहा, 1000। छी। बाय युवान ने लगभग अपनी चाय थूकते हुए कहा, तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? बिना किसी छूट के 1000 स्क्रॉल की कीमत 10 अरब होगी। लिन मोयू ने कहा, मैंने कालकोटरी से मिले उपकरण बेच दिए और मेरे पास पर्याप्त धन हो गया। ट्रेडिंग हाउस ने मुझे छूट दी, इसलिए मुझे ये 80% छूट पर मिले। आखिरकार उसने कालकोटरियों को अकेले ही पार किया था, इसलिए उसके पास अधिक लूट होना स्वाभाविक था। बाय युवान ने कहा, अपनी ऊर्जा को सर्वोत्तम स्थिति में बहाल करो और फिर तुम कौशल स्क्रॉल का उपयोग कर सकते हो। 1000 स्क्रॉल काफी होंगे। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 425। अध्याय 425 425। अध्याय 425 कौशल सम्मेलन बिजली से चलने वाले मरे हुए लोगों के पंख। मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल को सक्रिय करते समय निम्न स्तरीय कौशल स्क्रॉल की तुलना में कहीं अधिक हलचल होती थी। श्वेत देवता के प्रांगण का अधिकांश भाग धुंधली रोशनी से घिरा हुआ था। लिन मोयू को कौशल स्क्रॉल का उपयोग करने का अनुभव था, इसलिए उसने एक साथ 10 स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया। उसके चारों ओर हजारों तारों जैसी रोशनी घूम रही थी, जिससे हवा के झोंके और कौशल स्क्रॉल की अनूठी आभा उत्पन्न हो रही थी। मध्यवर्ती कौशल वाले स्क्रॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बुनियादी कौशल वाले स्क्रॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी। उनसे निकलने वाली आभा भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस आभा से मोहित होना और इसमें डूब जाना आसान था। जैसे ही कौशल स्क्रॉल में निहित शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, लिन मोयू को अपने भीतर कुछ गहरा हलचल महसूस हुई। लेकिन ये काफी नहीं लगा और अंततः फिर से सन्नाटे में डूब गया। कौशल स्क्रॉल के पहले बैच के 10 अंक किसी भी नए कौशल को जागृत नहीं कर पाए, लेकिन लिन मोयू ने कुछ अलग महसूस किया। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। बिना किसी झिझक के उसने 10 और स्किल स्क्रॉल सक्रिय कर दिए। धुंधली रोशनी फिर से जगमगा उठी और कौशल स्क्रॉल हजारों तारों जैसी रोशनी में फट पड़े जो लिन मोयू के चारों ओर लगातार घूमती रहीं। लिन मोयू को एक बार फिर अपने भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। यह एहसास पिछली बार से ज्यादा स्पष्ट था, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। हालांकि यह भावना अभी खत्म नहीं हुई थी, लिन मोयू ने तुरंत 10 और स्क्रॉल सक्रिय कर दिए। उन ग्रंथों की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई, और इस बार अनुभूति और भी स्पष्ट थी। लिन मोयू अब उसके भीतर उस बेचैन शक्ति को महसूस कर सकती थी। उसने और अधिक स्क्रॉल सक्रिय किए। लगातार 5 बार सक्रिय होने के बाद लिन मोयू गणना और संवेदन करती रही। जब वह लेवल 30 पर था तब की तुलना में अब वह उतना भ्रमित नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ आ गया है। बाय युवान थोड़ी हैरान दिखी, लिटिल यू क्या कर रहा है? मेंग एनवेन ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि छोटा यू अपने शरीर के भीतर की क्षमताओं को महसूस कर रहा है। फुफकार। बाय युवान ने गहरी सांस ली और अविश्वास का भाव दिखाते हुए कहा, ये असंभव है ना? मेंग एनवेन ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे लिए असंभव होगा, लेकिन लिटिल यू के लिए कहना मुश्किल है।
बाय युवान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। कौशल के स्रोत को महसूस करना एक ऐसी चीज है जो कम से कम 80वें स्तर के बाद ही की जा सकती है। मेन गनवेन ने बिना कुछ बोले अपना सिर हिलाया। इस समय वह भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। हालांकि सहज रूप से उसे यह असंभव लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वह स्पष्ट रूप से घटित हो रहा था। लिन मोयू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जो कर रहा था वह कितना चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था। आमतौर पर ज्ञानवान रहने वाली मेंग एनवेन भी इस समय उससे चकित रह गई। लगातार 5 बार सक्रिय होने के बाद कुल 50 कौशल स्क्रॉल के साथ लिन मोयू ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की कोई चीज अधिकाधिक सक्रिय होती जा रही है। यह पूर्ण जागृति से बस एक कदम दूर था। मन ही मन हिसाब लगाते हुए लिन मोयू ने 15 कौशल स्क्रॉल निकाले। ये काफी होना चाहिए, ये सोचकर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके उन्हें सक्रिय कर दिया। जैसे ही कौशल स्क्रॉल की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, वह चीज जिसे वह महसूस कर रहा था पूरी तरह से जागृत हो गई और उसके भीतर से फूट पड़ी। लिन मोयू का शरीर थोड़ा कांप उठा जब वह चीज एक अज्ञात स्थान से तेजी से निकली, तुरंत उसके पूरे शरीर में समा गई, अंततः उसके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गई और उसकी आत्मा पर एक छाप छोड़ गई। प्राप्त कौशल अनडेड विंग्स। अमर पंख स्तर एक स्वयं और बुलाए गए प्राणियों को 1 सेकंड के लिए उड़ने की क्षमता प्रदान करता है। उच्च कौशल स्तर उड़ान की गति बढ़ाता है और कूलडाउन कम करता है। कूलडाउन 1 घंटा। जैसे ही चेतावनी की आवाज सुनाई दी, लिन मोयू पूरी तरह से समझ गया कि वह क्या महसूस कर रहा था। यह एक कौशल था। उसने इस कौशल को भांप लिया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसके चेहरे के भावों ने दुनिया को बता दिया कि यह कितना अविश्वसनीय था। किसी कौशल को वास्तव में महसूस किया जा सकता है। उसने कौशल के गुणों की सावधानीपूर्वक जांच भी नहीं की, वह पहले बाय युवान और मेंग एनवेन से पूछना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अचानक उसके दिमाग में फिर से एक आवाज सुनाई दी। होस्ट में अनडेड विंग्स जागृत होने का पता चला है, जिसे लाइटनिंग विंग्स कौशल के साथ जोड़ा जा सकता है। सिस्टम होस्ट के लिए कौशलों को अनुकूलित और संयोजित कर रहा है। यह प्रणाली फिर से प्रकट हुई और कौशलों को आपस में एकीकृत करना शुरू कर दिया। लिन मोयू बेहद खुश थी। इस प्रणाली द्वारा संयोजित कौशल निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होंगे। उसने नवजागृत एंडेड विंग्स की जांच की, जो उसे और बुलाए गए प्राणियों को एक साथ उड़ने की क्षमता प्रदान कर सकते थे। ये कौशल बहुत शक्तिशाली था और एक ऐसा कौशल था जिसका उसने सपना देखा था। बुलाए गए प्राणियों में अब उड़ने की क्षमता होगी। इस तरह वह हवाई युद्ध में भाग ले सकता था। उड़ने वाले राक्षसों, दानवों या ड्रैगन से निपटना अब उसकी कमजोरी नहीं रह जाती। अब उन्हें पहले की तरह लुभाने की जरूरत नहीं है। उनकी युद्ध शैली में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वह अधिक लचीली हो जाएगी। लेकिन इसकी अवधि 1 सेकंड और कूलडाउन 1 घंटे है। 1 सेकंड में क्या किया जा सकता है? हालांकि लिन मोयू जानता था कि उसकी जागृत क्षमताओं को उसकी प्रतिभा से बढ़ाया जा सकता है। वह 1 सेकंड 60 सेकंड में बदल जाना चाहिए। लेवल 50 पर पहुंचने के बाद उसके अधिकांश कौशल अपग्रेड हो गए थे और उसकी सर्वांगीण संवर्धन प्रतिभा 50 गुना से बढ़कर 60 गुना हो गई थी। लेकिन 1 घंटे का कूलडाउन बहुत लंबा था, जिससे इसकी व्यवहारिकता काफी कम हो गई और इस कौशल को बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। इसका इस्तेमाल हर घंटे 1 बार, दिन में 24 बार करने पर लेवल बढ़ाने में अनंत समय लग जाएगा। अब लिन मोयू केवल सिस्टम फ्यूजन के बाद प्राप्त होने वाले नए कौशल पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकता था। उसका उत्तेजित हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। उड़ने का कौशल होना वैसे भी अच्छी बात है। भले ही इसे विकसित होने में समय लगे, लेकिन अंततः ये हासिल हो ही जाएगा। लिन मोयू प्रतीक्षा करते हुए खुद को दिलासा दे रहा था। मेंग एनवेन और बाय युवान की नजरों में, जब लिन मोयू ने पहले 15 कौशल स्क्रॉल सक्रिय किए थे, तब मेंग एनवेन ने अपने मन में अपने अनुमान की पुष्टि कर ली थी। लिन मोयू ने वास्तव में उस कौशल को महसूस कर लिया था। हालांकि क्या उसने कौशल के स्रोत को महसूस किया था, इसकी पूरी तरह से पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। लेकिन कम से कम उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम तो उठा लिया था। ये कदम इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि कोई व्यक्ति देवता में परिवर्तित हो सकता है या नहीं। मेंग एनवेन और बाय युवान ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में खुशी झलक रही थी। कुछ क्षण बाद सिस्टम की आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंज उठी। कौशल सम्मेलन पूर्ण हुआ।
मेजबान को कौशल प्राप्त करने पर बधाई, लाइटनिंग एंड डेड विंग्स। बिजली के अजन्मे पंख स्तर एक स्वयं और बुलाए गए प्राणियों को 10 सेकंड के लिए उड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कूलडाउन 10 मिनट। उच्च कौशल स्तर उड़ान की गति बढ़ाता है और कूलडाउन कम करता है। लिन मोयू ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी आंतरिक उत्तेजना को जबरदस्ती दबा लिया। सम्मेलन से पहले की तुलना में 10 सेकंड की अवधि में 10 गुना वृद्धि हुई थी। और इसमें क्षमता वृद्धि की सुविधा भी हो सकती है, जिससे प्रत्येक उपयोग पर 10 मिनट का उड़ान समय मिलेगा। कूलडाउन अवधि 60 मिनट से घटकर 10 मिनट हो गई, यानी कि कोई कूलडाउन अवधि नहीं रह गई। अब उसके पास दीर्घकालिक हवाई युद्ध करने की क्षमता थी। उड़ने में असमर्थ होने की कमजोरी की अंततः भरपाई हो गई। अब उसे उड़ान की गति बढ़ाने के लिए केवल अपना स्तर बढ़ाना था। क्या कूलडाउन अवधि को और कम किया जाएगा, यह अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। लिन मोयू ने अपनी आंखें खोली और मेंग एनवेन और बाय यीयुआन को ये खुशखबरी बताने ही वाला था। अचानक उसने देखा कि बाय यीयुआन उसे अजीब तरह से घूर रही है। केवल बाय यीयुआन ही नहीं, मेंग एनवेन की निगाहें भी अजीब थीं। लिन मोयू के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने उत्सुकता से पूछा, शिक्षक जी, क्या हुआ? बाय यीयुआन ने आंखें सिकोड़ते हुए एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। छोटे यू, जब तुमने अभी अभी कौशल को जागृत किया, तो क्या तुम्हारे मन में कोई विशेष भावनाएं थी? विशेष भावनाएं? लिन मोयू ने एक पल सोचा। जब मैंने स्किल स्क्रॉल को सक्रिय किया, तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ हलचल हुई हो, जो बाहर निकलने ही वाली हो। फिर मैंने स्क्रॉल को सक्रिय करना जारी रखा, और वह भावना धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होती गई, जब तक कि कौशल पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो गया। बाय यीयुआन ने आगे पूछा, तो फिर जब कौशल सक्रिय हुआ तो कैसा लगा? कैसा अनुभव हुआ? लिन मोयू ने उस समय की अनुभूति को याद करते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया, जब कौशल सक्रिय हुआ तो वह अनुभूति मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हुई और अंततः मेरे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गई। बाय यीयुआन ने आगे पूछा, क्या आप उस चीज के स्रोत को महसूस कर सकते हैं? स्रोत? लिन मोयू ने कुछ देर सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। वह स्रोत का पता नहीं लगा पाया था। पहले जो अनुभूति हुई थी, वह बहुत अस्पष्ट थी। अब जब मैं उस अनुभव के बारे में सोचता हूं, तो वह कुछ हद तक भ्रामक प्रतीत होता है। लिन मोयू को तो ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या ये पहले एक भ्रम था। मेंग एनवेन ने कहा, जल्दबाजी मत करो। कौशलों को जागृत करना जारी रखो। अगर वह भावना फिर से प्रकट हो, तो उसे समझने और उसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश करो। बाय यीयुआन ने यह भी कहा, ठीक है, जल्दी मत करो। स्रोत का पता लगाने की कोशिश करो। मेंग एनवेन की बातें सुनकर लिन मोयू को एहसास हुआ कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। उसने एक बार फिर कौशल स्क्रॉल को सक्रिय किया, और हजारों तारों की रोशनी ने उसे एक बार फिर घेर लिया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C426। अध्याय 426। 426। अध्याय 426। मौलिक लिचों का आह्वान, अस्थि कारागार। हजारों तारों की जगमगाहट के बीच वह भावना फिर से प्रकट हुई, लेकिन ये पिछली बार की तुलना में काफी कमजोर था। लिन मोयू को एहसास हुआ कि 10 मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल अब पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे अधिक कौशल जागृत होते जाएंगे, कौशल स्क्रॉल की खपत बढ़ती जाएगी। लेवल 10 पर नए कौशल को जागृत करने के लिए केवल 1 या 2 बुनियादी स्क्रॉल की आवश्यकता से लेकर अब एक नए कौशल को जागृत करने के लिए पूरे 65 मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल का उपयोग करना। मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल का प्रभाव बुनियादी स्क्रॉल की तुलना में 10 गुना से अधिक शक्तिशाली था। प्रभाव और मूल्य की दृष्टि से 65 मध्यवर्ती पांडुलिपियां 650 मूल पांडुलिपियों से कम नहीं होंगी। बेशक लिन मोयू को पता था कि उनकी सीधी तुलना नहीं की जा सकती, वह तो बस एक मोटा मोटा तुलना कर रहा था। इस बार आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से अधिक थीं। वह भावना केवल एक क्षण के लिए प्रकट हुई, और कौशल स्क्रॉल के प्रभाव के समाप्त होते ही फीकी पड़ गई। लिन मोयू ने उस भावना को बनाए रखने के लिए तुरंत 15 और स्क्रॉल सक्रिय कर दिए। लेकिन 15 पांडुलिपियां पर्याप्त नहीं थी। ये भावना थोड़ी सी मजबूत हुई और फिर फीकी पड़ गई। बिना सोचे समझे, लिन मोयू ने सीधे 30 मध्यवर्ती स्क्रॉल सक्रिय कर दिए, जिससे मात्रा दोगुनी हो गई। इस बार यह एहसास कहीं अधिक स्पष्ट हो गया। मेंग एनवेन के शब्दों का अनुसरण करते हुए लिन मोयू ने उस भावना को समझा और उसके स्रोत की तलाश करने लगी। यह मूल स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया थी।
कहना आसान है, लेकिन करना बेहद मुश्किल। वह भावना बहुत ही भ्रामक और रहस्यमय थी। मोटे तौर पर ऐसा प्रतीत होता था कि इसका कोई स्रोत था, लेकिन ध्यानपूर्वक जांच करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह ध्वनि उसके शरीर के हर कोने से आ रही थी। लिन मोयू ने हार नहीं मानी और उसे इसका आभास होता रहा। इस भावना को बनाए रखने के लिए वह लगातार स्किल स्क्रॉल को सक्रिय करता रहा। एक बार में 30 बैच दर बैच कौशल के स्क्रॉल लगातार जलते रहे और उनमें निहित रहस्यमय शक्ति लगातार उसके शरीर में प्रवेश करती रही। लिन मोयू की भावनाएं और भी स्पष्ट होती गईं। धीरे धीरे आखिरकार उसे उस पैटर्न का अंदाजा हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने कुछ देखा हो। फिर एक अपार शक्ति का प्रवाह हुआ, जो उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होकर तेजी से उसकी आध्यात्मिक दुनिया में विलीन हो गई और उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। विस्फोटित कौशल स्क्रॉल से निकले हजारों तारों जैसे प्रकाश आकाश में फैल गए, जिससे प्रकाश का एक स्तंभ बन गया जिसने बादलों को तितर बितर कर दिया। मेंग एनवेन और बाई यीयुआन जानती थी कि लिन मोयू ने एक और नया कौशल हासिल कर लिया है, और यह नया कौशल असाधारण होना चाहिए। पिछले कौशल में यह विशेषता नहीं थी। लिन मोयू ने एक दृश्य देखा। वह अब भी वही जादूगर था जिसने जादुई चोगा पहना हुआ था। अब भी घोर अंधेरी धरती मरे हुए लोगों की सेनाओं से ढकी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह भीषण युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। उस जादूगर ने उंगली उठाई और उसके बगल में आग की लपटों से घिरा एक प्रकट प्राणी सामने आ गया। जैसे ही बुलाया गया प्राणी प्रकट हुआ, आकाश में लपटें उठने लगी। लिन मोयू उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। जैसे ही यह प्रकट हुआ, युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर भयंकर लपटें भड़क उठी और उन्हें आग में जलाकर राख कर दिया। वे सभी पीड़ा से चीख रहे थे, यहाँ तक कि विशालकाय ड्रैगन भी इसका अपवाद नहीं थे। वे चीखते हुए आकाश से गिर रहे थे। अगले ही पल पूरा दृश्य बिखर गया। प्राप्त कौशल, एलिमेंटल लिच को बुलाना। तत्वीय लिच को बुलाना। स्तर 1, संबंधित तत्वीय लिच को बुलाने के लिए विभिन्न तत्वीय वस्तुओं का उपयोग करें। उच्च श्रेणी की वस्तुएं अधिक शक्तिशाली लिच को बुलाती हैं। प्रत्येक प्रकार का केवल एक लिच एक साथ मौजूद हो सकता है। उच्च कौशल स्तर एक साथ अधिक लिच को मौजूद रहने की अनुमति देता है। इस कौशल के प्रकट होने के साथ ही लिन मोयू को अपने गुणों में एक नया लिच स्पेस मिल गया। वर्तमान में लिच स्पेस में 0/1 दिखाया गया है। लेवल 1 पर केवल एक ही लिच को अस्तित्व में रहने की अनुमति थी। यह एक बिल्कुल नया और अपरिचित कौशल था, लेकिन जो दृश्य उसने अभी देखा, उससे ये स्पष्ट था कि यह कौशल बहुत शक्तिशाली था, अत्यंत शक्तिशाली। आंखें खोलते ही उसने एक बार फिर बाई यीयुआन की उम्मीद भरी निगाहें देखी। कैसा रहा, नन्हे यू? न सिर्फ उनकी निगाहें, बल्कि उनका लहजा भी उम्मीदों से भरा हुआ था। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मैं फिर से कोशिश करूंगा। ये कहते हुए लिन मोयू ने कौशल स्क्रॉल का एक और बैच सक्रिय कर दिया। उन्होंने पहली बार 65 स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। उसने अपने तैयार स्टॉक का लगभग 1/4 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। इस बार लिन मोयू ने सीधे 50 स्क्रॉल सक्रिय किए। हजारों तारों की रोशनी से घिरे होने पर वह भावना फिर से प्रकट हुई। शायद इसलिए कि उसने बहुत सारे कौशल स्क्रॉल का उपयोग किया था, इस बार यह एहसास बहुत स्पष्ट था। अपने 2 पूर्व अनुभवों के आधार पर जैसे ही यह अनुभूति प्रकट हुई, लिन मोयू ने तुरंत इसे समझ लिया और इसके स्रोत की खोज शुरू कर दी। चमत्कारिक अनुभूति पहले की तरह ही थी, प्रकट होकर तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। लिन मोयू को अब समझ आ गया था कि यह भावना वास्तव में कौशल ही थी। कौशल मूल रूप से भीतर गहराई में छिपे होते थे, जब तक कि उनका स्तर पर्याप्त रूप से उच्च न हो जाए और फिर विभिन्न कारणों से सक्रिय हो जाते थे। अब वह उन कौशलों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। 2 अनुभवों के आधार पर वह पूरी तरह समझ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जानना आसान था, करना मुश्किल। इस भावना को लुप्त होने से रोकने के लिए, कौशल को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए, लिन मोयू ने बिना किसी खर्च की परवाह किए, एक के बाद एक कई बैचों में मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। मेंग एनवेन और बाई यीयुआन ने अपनी आंखों में विस्मय लिए देखा। बाई यीयुआन ने कहा, हालांकि यह कहा जाता है कि करियर और कौशल जितने मजबूत होते हैं, उन्हें जागृत करना और उनमें महारत हासिल करना उतना ही कठिन होता है। लिटिल यू द्वारा स्किल स्क्रॉल का उपयोग वास्तव में बहुत अधिक है।
मेंग एनवेन ने सहमति जताते हुए कहा, यह थोड़ा ज्यादा है। यहां तक कि मध्यम स्तर के दिग्गज करियर के लिए भी लेवल 50 पर वे ज्यादा से ज्यादा 300 स्किल स्क्रॉल का इस्तेमाल करेंगे। बाय युवान ने कहा, अर्थ नाइट्स शायद थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 500 से ज्यादा नहीं। लेकिन लिटिल यू लिन मोयू पहले ही 500 से अधिक स्क्रॉल का उपयोग कर चुकी थी। उसने 2 कौशल जागृत कर लिए थे, और तीसरे कौशल को जागृत करना अत्यंत कठिन हो गया था। कौशल स्क्रॉल लगातार सक्रिय होते रहे और एक के बाद एक बैच में विस्फोट होते रहे। पलक झपकते ही पूरे 1000 स्किल स्क्रॉल लगभग खत्म हो गए। लिन मोयू अब सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कौशल जागृत होने का एहसास बहुत प्रबल था, बस एक कदम दूर। क्योंकि इस बार समय अधिक लगा, इसलिए लिन मोयू को अंततः कुछ सुराग मिल गए। उसने घोर अंधकार की दुनिया देखी जिसमें प्रकाश का एक बिंदु टिमटिमा रहा था। अब कौशल जागृति की उनकी सारी भावनाएं प्रकाश के इसी बिंदु से उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही उसने प्रकाश बिंदु देखा, वह धमाके के साथ फट गया। एक अजीब सी अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई, जो उसकी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर गई और उसकी आत्मा में विलीन हो गई। कौशल जागृत हो गया। जिस क्षण प्रकाश बिंदु फटा, लिन मोयू ने कुछ असामान्य चीजों को महसूस किया। यह देखना नहीं, बल्कि महसूस करना था। उसे यह आभास हुआ कि प्रकाश बिंदु के पास कुछ विचित्र बिंदु हैं, जो सो रहे हैं और जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन बिंदुओं का आकार और आकृति भिन्न भिन्न थी। उनसे हल्की हल्की अलग अलग आभाएं भी निकल रही थी। लिन मोयू समझ गई थी कि प्रत्येक बिंदु एक कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। यही कौशल का स्रोत था। लेकिन समझना एक बात थी, उसे यह नहीं पता था कि इसे जानने का क्या फायदा है। इतनी सारी मेहनत सिर्फ एक पल के लिए उसे देखने के लिए। अब वह कौशल पूरी तरह जागृत हो चुका था और उसकी आत्मा में समाहित हो गया था। प्राप्त कौशल, अस्थि कारागार। हड्डी का कारागार स्तर एक या एक से अधिक दुश्मनों को बांधकर लकवाग्रस्त कर देता है। बंधे हुए दुश्मन न तो हिल सकते हैं और न ही पलटवार कर सकते हैं, और उन पर होने वाला नुकसान 50% कम हो जाता है। अवधि 1 सेकंड। दुश्मन के स्तर, विशेषताओं और बंधे हुए दुश्मनों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। एक नियंत्रण कौशल, अस्थि प्रणाली को नियंत्रित करने का कौशल। लिन मोयू इस कौशल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आखिरकार उसे नियंत्रण करने का कौशल मिल ही गया था। भले ही नियंत्रण का समय केवल 1 सेकंड ही था, फिर भी उसकी प्रतिभा में वृद्धि हुई। 1 सेकंड 60 सेकंड बन गया। और जैसे जैसे कौशल का स्तर बढ़ता जाएगा, ये समय निश्चित रूप से और भी अधिक बढ़ जाएगा। लिन मोयू को लगा कि उनका करियर दिन ब दिन और भी परिपूर्ण होता जा रहा है। प्रतिभा संवर्धन के बिना भी, हालांकि आक्रमण शक्ति काफी कमजोर हो जाएगी, पूर्णता में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रतिभा संवर्धन के बिना भी, हालांकि मरे हुए लोगों की सेना की युद्ध शक्ति काफी कम हो जाएगी, लेकिन संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। समान स्तर के खिलाड़ियों में यह अभी भी अजेय था। करियर कौशल में संबंध, आक्रमण, अभिशाप, नियंत्रण और प्रतिरक्षा शामिल है। और कौन सा करियर इसकी बराबरी कर सकता है? अमर सैनिकों की सेना आत्मनिर्भर थी और उसे अन्य किसी सहायता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। यह एक आदर्श करियर था। जब लिन मोयू ने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो उसने एक बार फिर बाय युवान को अपनी ओर घूरते हुए देखा। बाय युवान ने धीरे से कहा, छोटे यू, अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। तुम्हारा स्तर अभी कम है, तुम्हें बाद में बहुत सारे मौके मिलेंगे। मेंग एनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, 80 की उम्र में इसे ढूंढ पाना अच्छा होगा। कोई जल्दी नहीं है। लिन मोयू जानता था कि वे दोनों उसे दिलासा दे रहे हैं, लेकिन वह। लिन मोयू ने कहा, शिक्षक, मुझे लगता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया है। बाय युवान उसे दिलासा देना जारी ही रखने वाला था कि अचानक उसने लिन मोयू के शब्द सुने। उसके दिलासा भरे शब्द पल भर में एक अजीब सी चीख में बदल गए। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 427। अध्याय 427। 427। अध्याय 427। और कुछ मत कहो, ये हानिकारक और अनुपयोगी है। बाय युवान की आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी, क्या तुमने सचमुच इसे ढूंढ लिया? मुझे यकीन नहीं है कि मैंने ऐसा किया था, लिन मोयू ने जवाब दिया। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे जो दृश्य दिखाई दिए वे कुछ हद तक अवास्तविक लग रहे थे। उन्हें तो इस बात पर भी संदेह था कि कहीं ये भ्रम तो नहीं है।
मेंग अनवेन ने पूछा, हमें बताओ, तुमने क्या देखा? लिन मोयू ने ध्यानपूर्वक याद करते हुए कहा, एक घोर अंधकार में अंतरिक्ष था, और मैंने प्रकाश का एक बिंदु देखा। जब प्रकाश का वह बिंदु फटा, तो मैंने कुछ अन्य बिंदु देखे। ऐसा लग रहा था कि हर एक अंक एक कौशल का प्रतिनिधित्व करता है, और वे अभी भी निष्क्रिय थे। मैं इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता। मेंग अनवेन जानती थी कि लिन मोयू ने ही इसे सबसे अधिक संभावना से खोजा था। यह अनुभूति स्पष्ट थी, उन्होंने उस समय भी इसी तरह की अलौकिक अनुभूति का अनुभव किया था। इसके अलावा, जब उसे अपनी क्षमताओं का स्रोत पता चला, तब तक वह पहले ही 80वें स्तर से ऊपर पहुंच चुका था। लिन मोयू अभी केवल 50वें स्तर पर थी, उसके पास अभी बहुत समय और अवसर थे। मेंग अनवेन ने कहा, यह सही होना चाहिए। वह जगह आपको कैसी दिखती थी? कैसा? लिन मोयू ने उस समय की अनुभूति को याद करने की कोशिश की। काफी देर सोचने के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह एक तारों भरे आकाश जैसा प्रतीत होता था, जिसमें प्रत्येक बिंदु एक सुप्त बुझे हुए तारे जैसा दिखता था। मेंग अनवेन और बाय युवान दोनों ने आश्चर्य के भाव दिखाए। लिन मोयू ने पूछा, शिक्षक, क्या कुछ गड़बड़ है? मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ भी गलत नहीं है। हर कोई इसे अलग अलग तरीके से देखता है। आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस भावना को दृढ़ता से याद रखना है। जब आप 60, 70 और 80 के स्तर पर पहुंचते हैं, तो हर बार जब आप किसी कौशल को जागृत करते हैं, तो यह एक अवसर होता है। आपको इस भावना का बार बार अनुभव करने की आवश्यकता है, उस स्थान में ध्यानपूर्वक अवलोकन और समझने की आवश्यकता है जो केवल आपका है। इस मामले में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको समझने के लिए केवल खुद पर ही भरोसा करना होगा। लिन मोयू ने पूछा, शिक्षक, क्या इसकी कोई विशेष विधि है? बाय युवान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेंग अनवेन की निगाहों ने उसे रोक दिया। मेंग अनवेन ने कहा, मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ। आप जितना अधिक जानेंगे, उतना ही आपके लिए हानिकारक होगा। आपको ये समझना होगा कि हर कोई अलग होता है, यहाँ तक कि एक ही पेशे के भीतर भी। दूसरों के अनुभव आपके लिए बेकार हैं, आप केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। मेंग अनवेन ने एक बार फिर दोहराया, आप केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। लिन मोयू को ये बात अच्छी तरह याद थी। वह जानता था कि बात यह नहीं थी कि मेंग अनवेन उसे बताना नहीं चाहती थी, बल्कि यह थी कि वह वास्तव में बता नहीं सकता था। शायद बहुत ज्यादा बोलना वास्तव में उसके लिए हानिकारक और अनुपयोगी साबित हो सकता है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती थी। उन लोगों के विपरीत जिन्होंने स्किल स्क्रॉल का उपयोग किया और बिना कुछ समझे या तो कौशल को जागृत किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने कौशल के स्रोत की खोज शुरू कर दी थी, जिसने उन्हें एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया था। लिन मोयू ने आगे कुछ नहीं पूछा, मैं समझ गई। बाय युवान ने झुककर पूछा, तो आपने कौन कौन से कौशल जागृत किए? लिन मोयू ने कहा, मैंने 3 कौशल जागृत किए हैं, लाइटनिंग अनडेड विंग्स, समन एलिमेंटल लिच और स्केलेटल प्रिजन। क्रमशः वे उड़ने, बुलाने और नियंत्रण करने के कौशल हैं। उन्होंने तीनों कौशलों के प्रभावों के बारे में बताया। बाय युवान ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, तस तस, तुम्हारा पेशा दिन ब दिन और अधिक व्यापक होता जा रहा है। लिन मोयू का पेशा वास्तव में व्यापकता की ओर विकसित हो रहा था। मुख्य आह्वान कौशल बढ़ रहे थे, और उड़ने और नियंत्रण कौशल भी जोड़े गए थे। हालांकि लेवल 70 के बाद हर कोई उड़ने की क्षमता में महारत हासिल कर सकता था, फिर भी उड़ने का कौशल होना मायने रखता था। जिन लोगों के पास उड़ने का कौशल होता था, उनकी गति और लचीलापन उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होता था जिनके पास उड़ने का कौशल नहीं होता था। मेंग अनवेन ने कहा, ये देखने के लिए कि कुछ गायब तो नहीं है, एक चमकते हुए स्क्रॉल का उपयोग करने का प्रयास करें। लेवल 50 पर 3 नए कौशलों को जागृत करना न तो बहुत ज्यादा था और न ही बहुत कम, ये सामान्य सीमा के भीतर आता था। लेकिन एहतियात के तौर पर जांच करना बेहतर था। अब लिन मोयू के पास मौजूद 1000 मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल का भंडार लगभग समाप्त हो चुका था, जो आगे उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं था। वह परीक्षण के लिए केवल एक चमकते हुए स्क्रॉल का ही उपयोग कर सकता था। सौभाग्यवश डोन फेंगी ने अभी अभी 10 भेजे थे, इसके अलावा 4 लिन मोयू के पास पहले से ही थे। 14 चमकते हुए स्क्रॉल के साथ एक को बर्बाद करना उतना कष्टदायक नहीं होगा। लिन मोयू कुछ भी चूकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत एक चमकते हुए स्क्रॉल का इस्तेमाल किया।
चमकता हुआ स्क्रॉल तारों से भरे, रंगीन और सुंदर आकाश में फूट पड़ा। यह साधारण कौशल स्क्रॉल की तुलना में कहीं अधिक सुंदर था। लिन मोयू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि चमकते हुए स्क्रॉल से उसके शरीर में बड़ी मात्रा में रहस्यमय शक्ति प्रवाहित हो रही है, जो मानो उसके भीतर कुछ हलचल पैदा करने की कोशिश कर रही हो। इसका प्रभाव साधारण कौशल स्क्रॉल की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था। लिन मोयू को तुरंत समझ आ गया कि चमकते हुए कौशल स्क्रॉल कौशल जागृति की गारंटी क्यों दे सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि उनमें निहित रहस्यमय शक्ति बहुत अधिक थी। इस समय लिन मोयू को न केवल परिणाम बल्कि कारण का भी ज्ञान होने का आभास हो रहा था। यदि उसके पास कोई ऐसी क्षमताएं थी जिन पर उसने महारत हासिल नहीं की थी, तो वे निश्चित रूप से उत्तेजित हो जाएंगी, जिससे एक अलग तरह की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन इस बार तो कोई भावना ही नहीं थी। लिन मोयू ने पुष्टि की कि उसने अपने सभी कौशल को 50वें स्तर पर जागृत कर लिया है, और उसमें कुछ भी कमी नहीं है। मेंग अनवेन ने कहा, यह अच्छी बात है कि कुछ भी गायब नहीं है। क्या आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र जाने की योजना बना रहे हैं? लिन मोयू ने कहा, मैं पहले अपने कौशल को निखारने की योजना बना रही हूँ, फिर प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जाऊंगी। तीनों नई क्षमताओं में से केवल लाइटनिंग अनडेड विंग्स को प्रशिक्षित करना ही मुश्किल था, जिसमें बहुत समय लगता था। अन्य दो कौशलों के बारे में लिन मोयू को पूरा भरोसा था कि वह थोड़े समय में उनमें निपुणता हासिल कर लेगा। ठीक है, मैं अगले कुछ दिनों में आपको टेलीपोर्टेशन पॉइंट ढूंढने में मदद करूंगा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जाने का सबसे सुविधाजनक तरीका यह था कि मेंग अनवेन दिव्य ग्रीष्म टावर का उपयोग करके उसे वहां भेज दे। अन्यथा इसके लिए बहुत सारे तबादलों की आवश्यकता होगी, जो काफी परेशानी भरा होगा। धन्यवाद शिक्षक, मैं पहले अपने कौशल को निखारने जाऊंगा। व्हाइट गॉड कोर्टयार्ड से निकलते हुए लिन मोयू समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और सीधे ट्रेडिंग हाउस चली गई। समन एलिमेंटल लिच कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न मौलिक गुणों वाली सामग्रियों का उपभोग करना आवश्यक था। प्रशिक्षण के लिए सामग्री का उच्च गुणवत्ता वाला होना आवश्यक नहीं था। केवल समन को अंतिम रूप देते समय ही उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की आवश्यकता होगी। एक बार बुलाए जाने के बाद एलिमेंटल लिच तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। जब तक कि लिन मोयू ने उसी तत्व के किसी नए लिच को आमंत्रित न किया हो या सक्रिय रूप से आमंत्रण को रद्द न किया हो। विभिन्न तत्वों के लिच एक साथ रह सकते हैं, लेकिन एक ही तत्व का केवल एक ही लिच एक समय में मौजूद हो सकता है। लिन मोयू ने गुणों से युक्त सामग्रियों की तलाश में व्यापारिक प्रतिष्ठान में छानबीन शुरू कर दी। क्योंकि यह सिर्फ प्रशिक्षण के लिए था, इसलिए उसने विशेषताओं वाली निम्न स्तरीय सामग्री खरीदी। जब तक कीमत कम थी और सामग्री में अच्छे गुण थे, तब तक ये काफी अच्छा था। उसके पास अभी भी 2 अरब सोने के सिक्के थे, जो इन निम्न स्तरीय सामग्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। अग्नि गुणों वाला ज्वाला फूल केवल 100 सोने के सिक्कों में मिलता है। पानी के गुणों वाला एक ब्लू आइस 200 सोने के सिक्कों से कम का था। कम गुणवत्ता वाली सामग्रियां महंगी नहीं थी। निश्चित रूप से लिन मोयू ने एक फ्लेम फ्लावर खरीदा और तुरंत उसका परीक्षण किया। यह पुष्टि करने के बाद कि इसका उपयोग अग्नि तत्व वाले लिच को बुलाने के लिए किया जा सकता है, उसे तसल्ली हुई और उसने खरीदारी जारी रखी। उसने ट्रेडिंग हाउस से लगभग सभी निम्न स्तरीय विशेषताओं वाली सामग्री खाली कर दी। लगभग 300 मिलियन खर्च करके उन्होंने प्रत्येक प्रकार के 100,000 आइटम खरीदे। यह अनुमान लगाते हुए कि यह पर्याप्त होगा, लिन मोयू संतुष्ट हो गई और कालकोठरी कक्ष में चली गई। फिर भी उसने बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी को ही चुना। यहाँ का वातावरण विशाल था, तापमान सुखद था और हवा ताजी थी, जिससे प्रशिक्षण के लिए यह आरामदायक था। मुख्य बात यह थी कि लिन मोयू आलसी थी और किसी अज्ञात कालकोठरी को चुनना नहीं चाहती थी। चूंकि वह अभी अभी लेवल 50 पर पहुंचा था और अभी भी प्रवेश कर सकता था, इसलिए उसने इसे चुना। कौशल, बिजली से चलने वाले मरे हुए लोगों के पंख। हल्की सी चटकने की आवाज के साथ लिन मोयू के पीछे पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। 3 मीटर से अधिक लंबे पंख आपस में गुंथी हुई हड्डियों से बने थे, जो बिल्कुल सफेद और दोषरहित थे। हड्डियों पर बिजली की चिंगारियां नाच रही थीं, चटकने की आवाज आ रही थी। अगले ही पल लिन मोयू बिजली की एक तेज किरण में बदल गई और आकाश में जा उठी। उड़ने की गति अत्यंत तीव्र थी, जिससे हवा में बिजली की एक लंबी लकीर बन गई।
लिन मोयू ने इसकी गति का अनुमान लगाया, जो लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड थी, जो पिछले लाइटनिंग विंग्स की तुलना में काफी धीमी थी। लेकिन अभी कौशल का स्तर केवल प्रथम था। कौशल स्तर बढ़ने के साथ साथ गति भी बढ़ती जाएगी। लिन मोयू आकाश से नीचे उतरी और उसने अपनी कला को वापस ले लिया। हालांकि उड़ान के समय को निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकता था, जिससे लंबी अवधि की उड़ान संभव हो पाती थी, लेकिन गति में और सुधार के लिए कौशल स्तर को बढ़ाना आवश्यक था। इस कौशल को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया धीमी थी, जिसमें 10 मिनट का कूल डाउन पीरियड था, इसलिए इसमें समय के साथ ही सुधार किया जा सकता था। इसके बाद लिन मोयू ने सामग्रियों का एक ढेर निकाला और उसे अपने सामने रख दिया। उसने समन एलिमेंटल लिच कौशल का प्रशिक्षण शुरू किया। जैसे ही वह कौशल सक्रिय हुआ, उसकी हथेली में एक सफेद लौ प्रकट हुई। मुट्ठी के आकार का एक लिच आग की लपटों से बाहर निकला और लिन मोयू के सामने उड़ गया। लिच उड़ सकता था, जो अप्रत्याशित था। वह छोटा लिच देखने में डरावना नहीं था, बल्कि वह कुछ हद तक प्यारा था। ये लिन मोयू के चारों ओर धीरे धीरे उड़ता रहा। पहले स्तर पर इसके गुण स्पष्ट नहीं थे, और लिन मोयू ने अभी उनकी जांच करने की योजना नहीं बनाई थी। वह पहले अपना स्तर बढ़ाना चाहता था। अगले ही पल एक और अग्नि तत्व वाला लिच बाहर निकला, और पिछला वाला तुरंत आग के गोले में बदल गया और गायब हो गया। एक ही तत्व के लिच एक समय में केवल एक ही अस्तित्व में रह सकते थे। यह एक ऐसी कौशल संबंधी कमी थी जिसे लिन मोयू बदल नहीं सकती थी। वह लगातार लिचों को बुलाता रहा और साथ ही लाइटनिंग एंड डेड विंग्स कौशल का प्रशिक्षण भी करता रहा, जिसका उपयोग हर 10 मिनट में केवल एक बार किया जा सकता था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 428। अध्याय 428। 428। अध्याय 428। आभाओं से ढकी हुई मरे हुओं की सेना। मौलिक लिच लगातार बुलाए जा रहे थे और फिर उनकी जगह दूसरे लिच आ रहे थे। लिन मोयू की तैयार सामग्री तेजी से कम हो रही थी। जैसे जैसे कौशल स्तर बढ़ता गया, मौलिक लिचों की आभा और भी प्रबल होती गई। हालांकि उनका रूप बिल्कुल भी नहीं बदला, वे मुट्ठी के आकार के ही रहे, प्यारे और मनमोहक। लिन मोयू को ये बात मनोरंजक लगी। एक प्रतिष्ठित अमर स्वामी और जादूगर के रूप में, चाहे वह कंकाल हो या लिच सेनापति, उनकी उपस्थिति हमेशा ही भयानक और डरावनी होती थी। भला इतना छोटा प्राणी कैसे प्रकट हो सकता है? हालांकि देखने में यह अभी भी लिच जैसा ही लग रहा था, लेकिन ये हड्डियों से लिपटे हुए पिचके हुए गुब्बारे जैसा दिख रहा था। ये बहुत छोटा था, और इसका शरीर लपटों से ढका हुआ था, जिससे ये कुछ हद तक प्यारा लग रहा था। जब मैंने पहले इस कौशल को जागृत किया था, तब यह ऐसा नहीं दिखता था। लिन मोयू ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए और अपने सामने चक्कर लगा रहे ज्वालाशील लिच को देखने लगा। अंतर बहुत बड़ा था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि कौशल जागृति के दौरान उसने जो ज्वालाशील लिच देखा था, वही उसके सामने वाला भी हो सकता है। क्या इसका संबंध कौशल स्तर और उपयोग की गई सामग्रियों से हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि ऐसा होना बहुत संभव है। आह्वान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री से तात्विक लिच की युद्ध शक्ति प्रभावित होती है। क्या इससे उसकी दिखावट पर भी असर पड़ सकता है? लिन मोयू ने फिलहाल इस विचार को एक तरफ रखने और कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वह लगातार इस कौशल का उपयोग करता रहा और लिचों को बुलाता रहा। जब अग्नि तत्व से संबंधित सामग्रियां लगभग समाप्त हो गईं, तब जाकर यह कौशल अंततः स्तर 10 तक पहुंचा। एक हल्की सी गूंज के साथ 10वें स्तर पर बुलाए गए तात्विक लिच में परिवर्तन हुआ। उसके पैरों के पास एक प्रभामंडल प्रकट हुआ। लिन मोयू थोड़ी हैरान रह गई। यह प्रभामंडल जाना पहचाना लग रहा था। इसके हल्के फीके रंग को छोड़कर यह पवित्र प्रकाश योद्धा के पवित्र अग्नि प्रभामंडल जैसा ही था। जिज्ञासावश उसने प्रभामंडल की विशेषताओं की जांच की। विच फायर हेलो। ये शक्ति मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों को विच फायर हेलो प्रदान करती है, जिससे 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों को आग से नुकसान पहुंचता है। नुकसान की मात्रा कौशल स्तर और लिच के गुणों द्वारा निर्धारित होती है। लिन मोयू ने उस पर एक नजर डाली। प्रभामंडल का प्रभाव मरे हुए सैनिकों की सेना के हर सदस्य पर पड़ रहा था। इसकी अधिकतम सीमा मरे हुए सैनिकों की सेना के केंद्र पर केंद्रित थी। इसका दायरा विशाल था। ज्वालाशील लिच को हिलने की भी जरूरत नहीं थी, प्रभामंडल पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक सकता था। क्या ये किसी पवित्र प्रकाश योद्धा जैसा नहीं है? लिन मोयू को यह और भी मजेदार लगा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी क्षमता का असर पवित्र प्रकाश योद्धा के प्रभामंडल जैसा होगा। भला कौन यकीन करेगा? उस ज्वलंत लिच को देखते हुए उसकी खाली आंखें लिन मोयू को घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। लिन मोयू ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य मौलिक लिचों के भी प्रभामंडल हो? उसने कुछ वायु तत्व से संबंधित सामग्री निकाली। जैसे ही कौशल सक्रिय हुआ, सामग्री गायब हो गई और एक हल्की हवा चलने लगी। उसके सामने एक वायु तत्व से युक्त लिच प्रकट हुआ। तूफानी लिच का आकार ज्वालाशील लिच के बराबर था और वह देखने में बेहद प्यारा था। उसके पैरों के पास एक हरा प्रभामंडल भी था। विच विंड हेलो। ये शक्ति मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों को विच विंड हेलो प्रदान करती है, जिससे उनकी गति में काफी वृद्धि होती है। इसका प्रभाव कौशल स्तर और लिच के गुणों पर निर्भर करता है। कंकालों और लिच जनरलों के पैरों के पास अब एक दूसरा प्रभामंडल था। विच फायर हेलो और विच विंड हेलो एक दूसरे से टकराते नहीं थे। लिन मोयू समझ गई, सचमुच प्रभामंडल थे। स्वयं मौलिक लिचों की युद्ध शक्ति के अलावा केवल ये प्रभामंडल ही उन्हें शक्तिशाली सहयोगी बनाने के लिए पर्याप्त थे। मौलिक लिचों के शक्तिशाली प्रभावों को जानते हुए लिन मोयू ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया और लगातार इस कौशल का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया। कौशल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही थी। समन एलिमेंटल लिच स्किल की तुलना में लाइटनिंग अनडेड विंग स्किल की प्रगति बहुत धीमी थी। इसे हर 15 मिनट में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए लेवल बढ़ाने में काफी समय लगता था। लिन मोयू को मानसिक ऊर्जा की खपत की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मौलिक लिचों के प्रशिक्षण की गति बहुत तेज थी। शुरुआत में वह हर घंटे एक बार स्तर बढ़ा सकता था। स्तर 20 तक पहुंचने के बाद ही गति धीमी हुई। स्तर 40 तक पहुंचने के बाद ये और भी धीमी हो गई। फिर भी बिना आराम किए लगातार 5 दिनों के प्रयास के बाद लिन मोयू ने समन एलिमेंटल लिच कौशल को 50वें स्तर तक प्रशिक्षित करने में कामयाबी हासिल की और पूर्णता प्राप्त कर ली। अब यह आसान हो गया था। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता, कौशल भी बढ़ता जाता। लिन मोयू ने राहत की एक लंबी सांस ली। 5 दिनों की कड़ी मेहनत से समन एलिमेंटल लिच कौशल 50वें स्तर पर पहुंच गया था। लाइटनिंग अनडेड विंग्स कौशल भी दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। उड़ान का समय 10 सेकंड बढ़ गया, यानी अवधि दोगुनी हो गई। कूलडाउन समय 1 मिनट कम हो गया, जिससे इसे हर 9 मिनट में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। लेवल 2 पर लाइटनिंग अनडेड विंग्स की गति 500 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 600 मीटर प्रति सेकंड हो गई। कूलडाउन समय में कमी से प्रशिक्षण की गति और भी तेज हो गई। लिन मोयू का मानना था कि थोड़ा और प्रयास करने से प्रशिक्षण की गति में लगातार वृद्धि होगी। अब लिन मोयू के सामने सवाल यह था कि मौलिक लिचों को बुलाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाए। सामग्रियों की गुणवत्ता ही मौलिक लिचों की शक्ति निर्धारित करती थी। घटिया सामग्रियों का उपयोग करना व्यर्थ था। लिन मोयू के लिए उत्कृष्ट सामग्रियां पहुंच से बाहर थीं। बहुत विचार विमर्श के बाद लिन मोयू ने मौलिक क्रिस्टलों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने ज्वाला क्रिस्टल, पृथ्वी क्रिस्टल, प्रकाश क्रिस्टल, निर्मल जल क्रिस्टल, बवंडर क्रिस्टल और बिजली क्रिस्टल में से एक एक क्रिस्टल निकाला। ये क्रिस्टल 40वें स्तर के बाद प्राप्त होने वाली वस्तुएं थीं, जो प्लेटिनम श्रेणी के हथियारों के बराबर थीं। दिव्य पत्थरों के अलावा ये वे सर्वोत्तम मौलिक वस्तुएं थीं जिनका उपयोग लिन मोयू इस समय कर सकता था। निर्णय लेने के बाद उसने ज्वाला क्रिस्टल को अपने हाथ में थाम लिया। कौशल एलिमेंटल लिच को बुलाओ। लिन मोयू के शरीर से आग का एक स्तंभ उठा। लपटों के केंद्र में खड़ी लिन मोयू को केवल हल्की सी गर्मी महसूस हुई, आग से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ज्वाला क्रिस्टल चकनाचूर हो गया और लिन मोयू के सामने एक ज्वाला में लिच प्रकट हुआ। निम्न स्तरीय सामग्रियों से बुलाए गए लिच की तुलना में ये ज्वाला में लिच काफी बड़ा था, जिसका आकार मुट्ठी से बढ़कर एक वयस्क के सिर के बराबर हो गया था। शायद क्रिस्टल के गोलाकार आकार के कारण ज्वालाशील लिच भी अधिक गोलाकार दिखाई दिया। यह मोटा, नर्म प्रतीत हुआ और इसकी हड्डियां कम उभरी हुई थीं। ये तो और भी प्यारा लग रहा है। लिन मोयू को लगा कि ये उसकी जादूगर वाली छवि से मेल नहीं खाता। साफ तौर पर ये एक मरे हुए प्राणी का आह्वान था, फिर भी इतना प्यारा लग रहा था। ये तो सिरदर्द था। इस कौशल के प्रत्येक प्रयोग के साथ एक के बाद एक और अधिक मौलिक लिच प्रकट होते गए। तूफान लिच, बर्फ लिच, पृथ्वी लिच, बिजली लिच और प्रकाश लिच। प्रत्येक लिच के पैरों के पास एक प्रभामंडल था।
6 लिच लगातार लिन मोयू के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। लिन मोयू ने प्रत्येक लिच के गुणों की जांच की और उनके कौशल से खुद को परिचित कराया। प्लेटिनम ग्रेड एलिमेंटल लिच। स्तर 50, शक्ति 90,000, फुर्ती 90,000, मानसिक 90,000, संविधान 90,000। सभी 6 लिचों के गुण एक जैसे थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। एकमात्र अंतर उनके सिर के चारों ओर मौजूद प्रभामंडल के प्रकार में था। फ्लेमिंग लिच। फ्लेम हेलो। ये शक्ति मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों को फ्लेम हेलो प्रदान करती है, जिससे 1000 मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों को आग से नुकसान पहुंचता है। नुकसान की मात्रा कौशल स्तर और लिच के गुणों द्वारा निर्धारित होती है। स्टॉर्म लिच। स्टॉर्म हेलो। ये शक्ति मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों को स्टॉर्म हेलो प्रदान करती है, जिससे उनकी गति में काफी वृद्धि होती है। इसका प्रभाव कौशल स्तर और लिच के गुणों पर निर्भर करता है। आइस लिच। आइस हेलो। ये शक्ति मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों को आइस हेलो प्रदान करती है, जिससे 1000 मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों पर हिमपात का प्रभाव पड़ता है। हिमपात का प्रभाव कौशल स्तर और लिच के गुणों द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी लिच। अर्थ हेलो। ये सभी अमृतक सेना सदस्यों को अर्थ हेलो प्रदान करता है, जिससे उनकी रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होती है। इसका प्रभाव कौशल स्तर और लिच के गुणों द्वारा निर्धारित होता है। लाइटनिंग लिच। बिजली का प्रभामंडल मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों को बिजली का प्रभामंडल प्रदान करता है, जिससे 1000 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों को बिजली का नुकसान होता है, साथ ही लकवाग्रस्त प्रभाव पैदा करने की संभावना भी होती है। नुकसान कौशल स्तर और लिच के गुणों द्वारा निर्धारित होता है। लाइट लिच। पवित्र प्रकाश प्रभामंडल। ये सभी अमृतक सेना सदस्यों को पवित्र प्रकाश प्रभामंडल प्रदान करता है, जिससे प्रकाश तत्व से होने वाले नुकसान के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और अंधकार तत्व वाले राक्षसों के विरुद्ध उनकी आक्रमण शक्ति में वृद्धि होती है। इसका प्रभाव कौशल स्तर और लिच के गुणों द्वारा निर्धारित होता है। प्रकाश स्तंभों की विशेषताओं को देखते हुए विभिन्न आकारों और रंगों के 6 प्रकाश स्तंभ मृत सेना के पैरों के नीचे करीने से व्यवस्थित थे। रंगीन प्रकाश स्तंभों ने जमीन को रोशन किया, जिससे एक भव्य दृश्य उत्पन्न हुआ। मृतकों की सेना पवित्र प्रकाश की सेना में परिवर्तित हो गई थी। इन सभी संवर्धनों के साथ मृतकों की सेना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी, जो लिन मोयू की कल्पना से परे थी। दुश्मनों को पास आने से पहले ही आग, बिजली और जमा देने वाले प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। ये बेहद निराशाजनक होगा। लिन मोयू ने महसूस किया कि हर 10 स्तर एक महत्वपूर्ण छलांग लेकर आता है, न केवल समग्र विकास में बल्कि नए कौशल में भी, जो परिवर्तनकारी बदलाव लाते हैं। मजबूत। अविश्वसनीय रूप से मजबूत। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 429। अध्याय 429। 429। अध्याय 429। मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा विकृत हूं। एलिमेंटल लिच द्वारा लाई गई 6 आभाओं से परिचित होने के बाद लिन मोयू ने दूर स्थित एक राक्षस पर अपनी निगाहें जमाई। लिन ने शरारती मुस्कान दिखाई। तुम कर लोगे। ये जंगली भेड़ियों का एक झुंड था। पठार संख्या 1 में हाईलैंड भेड़िए और हाईलैंड मृग सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव थे। दोनों प्रकार के जीव समूहों में रहते थे, जिनमें 4-5 से लेकर 10 तक के झुंड शामिल थे। लिन मोयू ने जिस जंगली भेड़ियों के झुंड को निशाना बनाया था, उसमें ठीक 8 भेड़िए थे। उसने तुरंत 8 जंगली भेड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया और अपना हाथ उठाया। कौशल कंकाल कारागार। 8 जंगली भेड़ियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के कंकालनुमा जेल में बांध दिया गया था। उनके शरीर अकड़ गए और उनकी सतह पर कंकाल की जंजीरों की एक पतली परत दिखाई देने लगी। इन कंकालनुमा जंजीरों ने उन्हें कसकर जकड़ रखा था और छोटे छोटे कांटे उनकी त्वचा को भेद रहे थे। पक्षाघात का प्रभाव तुरंत ही हावी हो गया, जिससे भेड़िए गतिहीन हो गए। इन कंकालीय जंजीरों की उपस्थिति के कारण उनकी रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि हुई, जिससे उन्हें होने वाली क्षति 50% तक कम हो गई। लेवल 1 कंकाल कारागार केवल 1 सेकंड तक चला, लेकिन सर्वव्यापी प्रवर्धन की ईश्वर स्तरीय प्रतिभा के कारण बंधन का समय 60 गुना बढ़कर 60 सेकंड हो गया। इस अवधि पर राक्षस के स्तर, संख्या और विशेषताओं जैसे कारकों का भी प्रभाव पड़ता था। वास्तविक अवधि राक्षस के प्रकार के आधार पर भिन्न होती थी, जिससे इसका सटीक निर्धारण करना मुश्किल हो जाता था।
हालांकि लिन मुयू को लगा कि 25-45 स्तर से ऊपर के राक्षसों पर स्तर 1 कौशल का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। दरअसल महज 3 सेकंड के बाद भेड़ियों पर बंधी कंकालनुमा जंजीरें एक साथ गायब हो गईं। भेड़िए अपने बंधनों से मुक्त हो गए और जोर जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन 2 मीटर आगे बढ़ने से पहले ही कंकालनुमा जेलों का एक और जत्था उन पर टूट पड़ा। 3 सेकंड बाद कंकालनुमा जेलें फिर से गायब हो गईं। लिन मुयू ने उन्हें हमला करने का मौका नहीं दिया और एक बार फिर स्केलेटल प्रिजन का प्रयोग किया। कई बार अभ्यास करने के बाद लिन मुयू को कंकाल कारागार के प्रभाव का एहसास हुआ। जितने अधिक राक्षस एक साथ बंधे होंगे, बंधन की अवधि उतनी ही कम होगी। राक्षस का स्तर और गुण जितने ऊंचे होंगे, बंधन की अवधि उतनी ही कम होगी। उसकी वर्तमान लेवल 1 स्किल के लिए टैलेंट एनहांसमेंट के साथ बंधन की अवधि 60 सेकंड थी। एक भेड़िए को बांधने में लगभग 20 सेकंड लगते थे। यदि वह एक साथ 8 भेड़ियों को बांधता, तो इसमें 3 सेकंड से भी कम समय लगता। इसके अतिरिक्त स्केलेटल प्रिजन कौशल में काफी मात्रा में मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। प्रत्येक अतिरिक्त बंधे हुए राक्षस के कारण मानसिक ऊर्जा की खपत में तेजी से वृद्धि हुई। एक भेड़िए को लेवल 1 कौशल से बांधने के लिए लगभग 100 मानसिक ऊर्जा अंकों की आवश्यकता होती है। एक साथ 8 भेड़ियों को बांधने में 800 मानसिक ऊर्जा खर्च हुई। कौशल स्तर बढ़ने के साथ साथ खपत भी और अधिक बढ़ जाएगी। इतनी भारी मात्रा में खपत अन्य जादू आधारित व्यवसायों के लिए भारी पड़ जाएगी। 50वें स्तर पर उनके पास अधिकतम 40,000 मानसिक ऊर्जा अंक होंगे। एक साथ कई लक्ष्यों को बांधने से उनकी मानसिक ऊर्जा कुछ बार समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक साथ कई लक्ष्यों को बांधने से बंधन की अवधि काफी कम हो जाएगी, जिससे इसकी व्यवहारिकता कम हो जाएगी। लेकिन लिन मुयू के लिए, लिन मुयू इस कौशल के रहस्य को पूरी तरह समझती थी। स्केलेटल प्रिजन के प्रशिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक मानसिक ऊर्जा की खपत थी। लेकिन उन्हें मानसिक ऊर्जा की खपत की परवाह नहीं थी, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती मौजूद ही नहीं थी। अब 50वें स्तर पर उसके पास 30 मरे हुए सैनिकों की सेनाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में 900 कंकाल थे। कुल मिलाकर 27,000 कंकालों ने उनकी मानसिक ऊर्जा की खपत में हिस्सेदारी की। यदि वह इतनी विशाल मात्रा में मानसिक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है, तो यह एक चमत्कार होगा। लिन मुयू ने लापरवाही से उस कौशल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्रयोगों के लिए उसने जिन भेड़ियों का इस्तेमाल किया, वे बेहद दयनीय स्थिति में थे। उन पर मौजूद कंकालीय जंजीरों को लगातार ताज़ा किया जाता था, जिससे वे हमेशा के लिए लकवाग्रस्त रहते थे। उनके शरीर अकड़ गए, वे हिलने डुलने में असमर्थ थे, यहाँ तक कि कोई आवाज भी नहीं निकाल पा रहे थे। अंततः लिन मुयू ने बारी बारी से आक्रमण करने की रणनीति भी अपनाई। वह इस कौशल का प्रयोग प्रति सेकंड 4-5 बार कर सकता था। कौशल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई, जो समन एलिमेंटल लिच का प्रशिक्षण लेने की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। लिन मुयू के अथक प्रशिक्षण का फल मिला और 2 दिनों से भी कम समय में उन्होंने स्केलेटल प्रिजन को 50वें स्तर तक पहुंचा दिया। कंकाल कारागार स्तर 50 एक या एक से अधिक दुश्मनों को बांध देता है, जिससे वे लकवाग्रस्त हो जाते हैं। बंधे हुए दुश्मन न तो हिल सकते हैं और न ही पलटवार कर सकते हैं, और उन्हें 50% कम क्षति पहुंचती है। बंधन की अवधि 50 सेकंड है। दुश्मन के स्तर, विशेषताओं और बंधे हुए दुश्मनों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। लेवल 50 पर स्केलेटल प्रिजन की बंधन अवधि 50 सेकंड थी और यह चौंका देने वाली 5000 मानसिक ऊर्जा अंक खर्च करती थी। यह तो सिर्फ एक राक्षस को बांधने के लिए आवश्यक खपत थी। यदि लिन मुयू एक साथ 8 राक्षसों को बांध ले, तो संभवतः एक लेवल 50 जादू आधारित पेशेवर एक ही कौशल से अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को समाप्त कर देगा। केवल लिन मुयू ही इस तरह के खर्च को वहन कर सकती थी। 50वें स्तर पर पहुंचने के बाद लिन मुयू के पास प्रशिक्षण के लिए केवल एक ही कौशल बचा था, लाइटनिंग अनडेड विंग्स। 9 मिनट के कूलडाउन के साथ, अगर वह हर बार इसका इस्तेमाल भी करे, तो भी लेवल बढ़ाने में कई दिन लग जाएंगे, जिससे यह प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। हालांकि लिन मुयू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। व्यापक प्रवर्धन की प्रतिभा के कारण लेवल 2 लाइटनिंग अनडेड विंग्स पहले से ही केवल 9 मिनट के कूलडाउन के साथ 20 मिनट का उड़ान समय प्रदान करते हैं, जिससे वह और उसकी अनडेड सेना लंबे समय तक हवाई युद्ध कर सकते हैं। अपने कौशल को पूरी तरह से प्रशिक्षित करने के बाद लिन मुयू अंततः निश्चिंत हो गया। उसने अपने लेवल 50 के गुणों की जांच की और मुस्कुराया।
उसके गुण अब इतने ऊंचे हो गए थे कि वे दूसरों को डरा देते थे। अगर दूसरे पेशेवर लोगों को पता चलता तो वे उसे राक्षस कहते। नाम लिन मोयू। पेशा नेक्रोमेंसर लॉर्ड अद्वितीय। स्तर 51.00%। शक्ति 74,735। फुर्ती 74,735। मानसिक 198,610। संविधान 90,735। विशेष गुण शारीरिक क्षति में कमी 0%, प्रकाश तत्व क्षति में कमी 80%, विद्युत तत्व क्षति में कमी 80%, जीवन शक्ति में वृद्धि 50%। उपकरण कोई नहीं। समोन स्पेस 900/900। अमर सेना 30/30। लिट स्पेस 6/6। विशेषताएं दैवीय शक्ति स्तर 50। प्रतिभाएं व्यापक प्रवर्धन स्तर 6, अद्वितीय व्यापक संबंध अद्वितीय। निष्क्रिय कौशल स्थिति प्रतिरक्षा क्षति स्थानांतरण मौलिक प्रतिरोध स्तर 1, भौतिक प्रतिरोध स्तर 1। सक्रिय कौशल सोल फ्लेम स्तर 50, कॉप्स एक्सप्लोजन स्तर 7, स्केलेटल आर्मर स्तर 50, स्केलेटल फैंग्स स्तर 50, समन स्केलेटन बरसेका स्तर 50, समन स्केलेटन मेज स्तर 50, समन स्केलेटन आर्चर स्तर 50, समन लिच जनरल स्तर 50, समन एलिमेंटल लिच स्तर 50, एजेंट कज स्तर 50, स्ट्रॉन्ग सोल्जर किलिंग डोमेन अनुपलब्ध। उनकी कुल विशेषताओं की संख्या चौंका देने वाली 430,000 तक पहुंच गई थी। यह उसी स्तर के किसी भी विश्व बॉस से कहीं अधिक था। लिन मोयू के ज्ञान के अनुसार एक लेवल 50 के मध्य स्तरीय पौराणिक पेशे के कुल गुण 120,000 से 130,000 के बीच होते हैं। असाधारण परिस्थितियों में भी 150,000 से अधिक होना दुर्लभ था। लिन मोयू के गुण 430,000 थे, जो दूसरों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक थे। इन गुणों के साथ उसकी ताकत योद्धाओं से कहीं अधिक थी, उसकी चपलता हथियारों से कहीं अधिक थी और उसका स्वास्थ्य शूरवीरों से कहीं बेहतर था। जहां तक उनकी मानसिक क्षमता की बात है, वह जादू पर आधारित अन्य व्यवसायों की तुलना में कई गुना अधिक थी। कई तरह की क्षति प्रतिरोधक क्षमता, मौलिक और शारीरिक प्रतिरोध, निष्क्रिय कौशल, स्थिति प्रतिरोधक क्षमता, क्षति स्थानांतरण और ढेर सारे सक्रिय आक्रमण कौशल के साथ साथ एक विशाल और शक्तिशाली मरे हुए लोगों की सेना के साथ लिन मोयू के पास सब कुछ था। कॉप्स एक्सप्लोजन भी लेवल 7 पर पहुंच गया था। आक्रमण, नियंत्रण और अभिशाप कौशल के साथ उसके पास सब कुछ था। इस समय लिन मोयू को भी लगा कि वह थोड़ा विकृत है। मानव जाति के इतिहास में कोई भी उनके स्तर तक नहीं पहुंचा था। अन्यथा वह स्तर 50 तक पहुंचने और 2 सितारा जनरल बनने से पहले स्तर 90 के ज्वाला दानव राजा को नहीं मार पाता। अपने कंकालों की विशेषताओं की जांच करने के बाद लिन मोयू ने ताली बजाते हुए कहा, प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जाने का समय आ गया है। PS मैंने नायक के लेवल 50 के गुणों और कौशलों के साथ साथ मरे हुए सैनिकों की सेना के गुणों और कौशलों को संबंधित कार्यों वाले अनुभाग में समेकित कर दिया है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप एक नज़र डाल सकते हैं। मैं इन्हें मुख्य पाठ में नहीं लिखूंगा ताकि शब्द संख्या बढ़ाने के आरोपों से बचा जा सके, क्योंकि शब्दों की संख्या वाकई काफी अधिक है, कई हजार शब्द। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C 430। अध्याय 430। अध्याय 430 पुराने स्थान पर लौटना, उस हिंसक लड़की से दोबारा मिलना। कौशलों का पूर्ण प्रशिक्षण लेने में 7 दिन लगे। जब लिन मोयू श्वेत देव प्रांगण में लौटी तब तक मेंग एनवेन ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी तैयार कर ली थी। बाय युवान वहां उपस्थित नहीं था, वह किला संख्या 8 गया हुआ था। लिन मोयू ने मेंग एनवेन को एलिमेंटल लिच के प्रभाव का प्रदर्शन किया। मेंग एनवेन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, मुझे ऐसी क्षमता के अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी। कुछ हद तक यह एक पवित्र प्रकाश योद्धा की भूमिका को प्रतिस्थापित कर सकती है। आपका पेशा दिन ब दिन अधिक व्यापक होता जा रहा है। लिन मोयू को भी ऐसा ही महसूस हुआ। लिच जनरल ने 3 कौशलों के साथ लीजन ओवरलॉर्ड की जगह ले ली। अब एलिमेंटल लिच ने होली लाइट नाइट की जगह ले ली। लिन मोयू के कौशल एक संपूर्ण प्रणाली बन गए थे, जो किसी अन्य पेशे से स्वतंत्र थे। दरअसल यही स्थिति थी। लिन मोयू ने किसी भी सहायक राज्य को स्वीकार नहीं किया और केवल स्वयं पर ही निर्भर रहा। शिक्षक, मुझे उच्च स्तरीय मौलिक सामग्रियां कहां मिल सकती हैं?
एलिमेंटल लिच को उन्नत बनाने के लिए कौशल स्तरों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज उच्च गुणवत्ता वाली उच्च स्तरीय मौलिक सामग्रियां थी। मेंग एनवेन ने कहा, काफी जगहें हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र के निचले और गहरे स्थानों में कुछ विशेष मौलिक सामग्रियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए बनिंग हेवन रेड फ्लावर एक पौराणिक अग्नि तत्व से युक्त सामग्री है, और हैवी वाटर क्रिस्टल एक पौराणिक जल तत्वीय पदार्थ है। हालांकि ये चीजें आसानी से नहीं मिलती। सामग्री जितनी बेहतर होगी, उसे पाना उतना ही मुश्किल होगा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के अलावा मेंग एनवेन ने कई ऐसे स्थानों का उल्लेख किया जहां पौराणिक मौलिक सामग्रियां प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन उन सभी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। साम्राज्य के भीतर स्थित तहखानों में पाए जाने वाले सबसे सस्ते आइटमों की भी 80 से अधिक स्तर के बॉस से मिलने की दर बहुत कम थी। पौराणिक सामग्रियां आसानी से प्राप्त नहीं होती थी, अन्यथा मनुष्यों के बीच पौराणिक उपकरण इतने दुर्लभ नहीं होते। मेंग एनवेन के शब्दों से लिन मोयू को कठिनाई का अंदाजा हो गया था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का निचला हिस्सा 70 से 89 स्तरों की दुनिया से संबंधित था। लिन मोयू अभी वहां नहीं जा सकता था, इसलिए उसे फिलहाल अपने विचारों को स्थगित करना पड़ा। दिव्य ग्रीष्म टावर प्रकट हुआ और लिन मोयू ने टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। मेंग एनवेन ने कहा, अगर कोई खतरा हो तो वापस आने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करो। लिन मोयू ने सिर हिलाया। उसके हाथ में मेंग एनवेन द्वारा बनाया गया एक विशेष टेलीपोर्टेशन पत्थर था। यह टेलीपोर्टेशन स्टोन डिवाइन समर टॉवर से जुड़ा हुआ था और इसका उपयोग नरक स्तर की कालकोठरियों या गुप्त क्षेत्रों में भी किया जा सकता था। इससे लिन मोयू को किसी भी समय खतरे से बचने में मदद मिल सकती है। वस्तु के स्तर के संदर्भ में यह अंतरिक्ष क्रिस्टल से बने एबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन से केवल थोड़ा ही कमतर था। टेलीपोर्टेशन एरे ने लिन मोयू को लंबी दूरी तक पहुंचाया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही लिन मोयू की नाक में परिचित हवा का प्रवेश हुआ। कुछ हद तक परिचित माहौल को देखते हुए लिन मोयू ने बुदबुदाते हुए कहा, शिक्षक आलसी थे। इस बार भी वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह पिछली बार पहुंचा था। जरा भी फर्क नहीं है। मेंग एनवेन ने नया टेलीपोर्टेशन पॉइंट खोजने की जहमत नहीं उठाए और सीधे पिछले वाले का ही इस्तेमाल किया। हालांकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ऊपरी परत से अब लिन मोयू को कोई खतरा नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कहां टेलीपोर्ट किया गया था। दिशा की जांच करने के बाद लाइटनिंग अनडेड विंग्स अचानक सक्रिय हो गए। लिन मोयू बिजली की एक तेज किरण में परिवर्तित हो गई और मुख्य क्षेत्र की ओर उड़ गई। इस बार अपनी उड़ने की क्षमता के कारण उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के ऊपरी भाग में मुख्य क्षेत्र को छोड़कर कोई उड़ने वाले राक्षस नहीं थे। इससे लिन मोयू को बिना किसी चिंता के उड़ने की सुविधा मिली। 600 मीटर प्रति सेकंड की गति से लिन मोयू 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। यह उससे कहीं अधिक था जितना वह पहले एक दिन में तय करता था। जल्द ही उसने एक परिचित स्थान देखा, आत्मा भक्षक कृमियों का क्षेत्र। पिछली लड़ाई ने सोल डेवोरर वर्म्स के क्षेत्र को खंडहर में बदल दिया था। कई महीनों बाद इसमें कुछ हद तक सुधार हुआ था। पहाड़ियों का पुनर्निर्माण हो चुका था, लेकिन आत्मा भक्षक कृमि माता और आत्मा भक्षक कृमि राजा का अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ था। संभवतः उन्हें और समय की आवश्यकता थी। लिन मोयू आगे बढ़ती रही और तेजी से सोल डेवोरर वर्म्स के क्षेत्र से बाहर निकल गई। उसने उसी रास्ते का अनुसरण किया जिस पर वह पहले चला था और उस स्थान को देखा जहां उसने पृथ्वी के ड्रैगन देवता को मारा था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के नियमों के तहत क्षतिग्रस्त पर्वत को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया था। जमीन अभी भी समतल थी और जहरीली गैस बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। हालांकि इस बार पहाड़ पर कोई पृथ्वी ड्रैगन देवता नहीं था, इसलिए विषैले क्रिस्टल का एक टुकड़ा प्राप्त करने की लिन मोयू की इच्छा अधूरी रह गई। आधे दिन तक उड़ान भरने और दसियों हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नीचे मौजूद राक्षस 55वें स्तर पर पहुंच गए और मुख्य क्षेत्र ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में कुछ परिचित दृश्यों को देखकर लिन मोयू को पुरानी यादें ताजा हो गईं। ये वे रास्ते थे जिन पर वह पहले भी चल चुका था। भूमि में बदलाव आ चुका था और उसके सामने मुख्य क्षेत्र की भूमि दिखाई देने लगी। आखिरकार यहां पहुंच गया। उसके मन में अतीत की यादें उमड़ आईं। उस समय उसने मुख्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया था और इस दौरान उसने कई कंकाल योद्धाओं को खो दिया था। प्राचीन फीनिक्स से सामना होने पर वह लगभग मर ही गया था।
इस बार लिन मोयू को विश्वास था कि यह पहले जैसा नहीं होगा। रंग बिरंगे पटाखों का एक धमाका जमीन पर हुआ। लिन मोयू ने उनकी कुशलता को पहचान लिया और हंसे बिना नहीं रह सकी, वे अभी तक गए नहीं हैं। उसने मुख्य क्षेत्र के बाहरी किनारे पर राक्षसों से लड़ रही एक टीम को देखा। उसने तुरंत ही विशाल प्लेटिनम हथौड़े वाली हिंसक लड़की मू कियान को पहचान लिया, जो बहुत ही ध्यान खींचने वाली थी। आतिशबाजी जैसी संग्रहण क्षमता भी इसका स्पष्ट संकेत थी। जियालान येयू ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए मुख्य क्षेत्र के किनारे किनारे चक्कर लगाया। पिछले कुछ महीनों में टीम के सभी सदस्यों का स्तर काफी बढ़ गया था। मू कियान 60वें स्तर पर पहुंच गई थी, जो धीमी गति नहीं थी। वे इस समय एक साधारण बॉस को घेरे हुए थे। एक योद्धा के रूप में जियालान येयू 61वें स्तर पर पहुंच चुकी थी और सबसे आगे रहकर अपने साथियों की रक्षा कर रही थी। उसके नेतृत्व में टीम ने युद्ध में एक स्थिर लय बनाए रखी। मू कियान ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। वह अब केवल एक फूलदान नहीं थी जो आतिशबाजी कर सके। अपनी स्टन स्किल, अचूक हिट क्षमता और युद्ध कौशल के दम पर मू कियान ने बार बार बॉस के कौशल में बाधा डाली। पूरी टीम ने आसानी से मुकाबला किया। लिन मोयू ने कुछ देर तक हवा से सब कुछ देखा और पाया कि मू कियान टीम की एक अहम सदस्य बन गई थी। उसकी भूमिका अपरिहार्य हो गई थी। जिस बॉस पर वे हमला कर रहे थे, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह व्यर्थ थी। जीत को करीब देखकर लिन मोयू ने अचानक ऊपर की ओर देखा। 2 राक्षस दूर से तेजी से अंदर आ रहे थे। जियालान येयू ने सबसे पहले राक्षसी आभा को महसूस किया और चिल्लाकर कहा, राक्षस आ रहे हैं, सब लोग सावधान हो जाओ। मैं बॉस को रोके रखूंगा। जादूगरों, राक्षसों पर निशाना साधो और उन्हें मार गिराओ। कियान, बॉस को काबू में करने में मेरी मदद करो। एक सहायक छोड़ दो। जियालान येयू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तेजी से व्यवस्था की। उसके लिए 20 लोगों की टीम का नेतृत्व करना काफी था। लिन मोयू ने देखा और महसूस किया कि उसने जियालान येयू को कम आंका था। उसे युद्ध की लय की अच्छी समझ थी। दुर्भाग्य से, इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत प्रभावी नहीं होंगी। लिन मोयू कई बार राक्षसों से निपट चुकी थी और एक नज़र में बता सकती थी कि दोनों राक्षस लगभग 65वें स्तर के थे। 60वें स्तर के बाद प्रत्येक स्तर पर गुणों और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इन दोनों राक्षसों में से कोई भी उस बॉस के बराबर था जिससे वे इस समय लड़ रहे थे। इसके अलावा, राक्षस मालिकों की तुलना में अधिक फुर्तीले और खतरनाक थे। बॉस के हस्तक्षेप के बिना भी टीम राक्षसों से मुकाबला करके ज्यादा से ज्यादा बराबरी पर ही रह सकती थी। बॉस के दखल के चलते जियालान येयू और उनकी टीम खतरे में पड़ गई थी। लिन मोयू ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और ये देखने का फैसला किया कि जियालान येयू इसे कैसे संभालेगी। एक दानव रसातल तलवार दानव था और दूसरा रसातल ब्लेड दानव था। अगाध ब्लेड दानव की 8 नुकीली भुजाएं थीं, जो उसके सबसे शक्तिशाली हथियार थे। वह भयावह हंसी के साथ नीचे की ओर दौड़ा और बोला, मर जा। अगाध तलवार दानव हवा में ही रुका रहा, अपनी काली दानवी तलवार को घुमाता रहा और तलवार की ऊर्जा की लहरें भेजता रहा। जियालान येयू की टीम के 2 योद्धा आगे बढ़े, एक तलवार की ऊर्जा का मुकाबला करने के लिए और दूसरा रसातल ब्लेड दानव का सामना करने के लिए। दोनों शूरवीर 59वें स्तर के थे, जिनमें अच्छे गुण और ताकत थी, जो समर्थन से और भी मजबूत हो गई थी। लेकिन अगाध ब्लेड दानव की तुलना में वे अभी भी कमजोर थे। अगाध ब्लेड दानव उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा और अपनी 8 भुजाओं से वार करने लगा। एक योद्धा चिल्लाया, पवित्र ढाल रक्षा। ढाल तेजी से चमक उठी और अपने आकार से 2 गुने से भी अधिक फैल गई। एक जोरदार धमाके के साथ ढाल चकनाचूर हो गई और योद्धा हवा में उड़ गया। वह इसे रोक नहीं सकी। सहायता दल ने तुरंत कार्रवाई की और हवा में ही योद्धा का इलाज कर दिया। इसी बीच जादूगरों और तीरंदाजों ने अगाध ब्लेड दानव पर हमला करना शुरू कर दिया। अगाध ब्लेड दानव ने अपनी 8 भुजाओं से सभी हमलों को रोक दिया। अगाध तलवार दानव की तलवार की ऊर्जा ने दूसरे योद्धा पर प्रहार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई और खून थूकते हुए हवा में उड़ गई। संपर्क सेवा की शर्तें।